धुरंधर रॉ के लिए बनी है, रॉ का काम बता रही है वो, उस पर रॉ ने फंडिंग की। फिल्म में ज़हूर मिस्त्री, शाहिद लतीफ़ जैसे आतंकी हैं जिन मतलब अलग अलग मुल्कों में हत्याएं हो जाती हैं, तरीके लगभग एक जैसे हैं कि कोई बाइक से दो लोग आए, गोली मार दी वगैरह वगैरह। सब ये जानना चाहते हैं कि अननोन मैन हैं कौन, कहाँ से आते हैं, ये रोल कौन निभाने को तैयार हो जाता है। मैंने इस पर स्टोरी की, उस समय मूवी नहीं आई थी, बट उन्होंने भी कहा कि ये आप ही के लोग आते हैं, मतलब इंडिया के लोग, और हमारे दोस्तों को मार के चले जाते हैं और हम लोग बहुत दहशत में हैं। बहुत सारे टेररिस्ट अंडरग्राउंड चले गए थे उस समय। मैंने हफीज़ सईद से बात की थी, लश्कर तैयबा के जो थे। सैटरडे को 2 लोग आए मेरे घर पे, उन्होंने मुझे अपना पूरा एक रजिस्टर दिखाया जिसमें उन्होंने मेरी 1 हफ्ते 10 दिन की पूरा ट्रैक किया था मेरे को। लंबा प्रोसेस होता है बहुत, आई थिंक 2-3 साल 4 साल चलता है। उसके बाद आपको समझ आता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन उनको इनोसेंट तरीके से दी, वो इन्फॉर्मेशन वो उसको अलग तरीके से बना के आपको दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि अब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। आप बोलेंगे मैं नहीं दूंगा, तो वो बोलेंगे कि ये रही इन्फॉर्मेशन, हम आपको आपके जो है ना एजेंसीज, स्पेशल सेल है, XYZ है, हम आपको उसको मेल कर रहे हैं, अब आप उनको समझाइएगा। आप घबरा जाते हैं। मेल आया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, ISI में हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब गप दे रहा होगा ISI का। तो उसने मेरे को पहले 2 रिकॉर्डिंग भेजी, एक महिला की, मैं सो एंड सो कर्नल की वाइफ बोल रही हूँ, सर कहाँ है। महिला ने ऐसे करते करते बाद में मेरे को उसने और रिकॉर्डिंग भेजी, करते 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 उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। 2021 में पाकिस्तान में खेलने आई थी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। ये खबर ब्रेक हुई कि उस पर हमला होगा। आपने खबर ब्रेक की, आपको कैसे पता चला? इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने बाद में उससे कहा कि सबसे अच्छा ऑपरेशन था हमारा, कि 400 वर्ड का, मतलब अपना ऐसे इंडिया का, कि 400 वर्ड में आपने 600 करोड़ का उनका नुकसान करा दिया। अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूँ आपसे बात करते करते कि मेरे को आगे दिक्कत हो, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करता हूँ पॉडकास्ट। मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में खबर आई, पाकिस्तान के बहावलपुर में एक शख्स मारा गया। यह था जैश का संस्थापक और 2001 के संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का बड़ा भाई मोहम्मद ताहिर अनवर। पता है ध्यान किस बात ने खींचा? किसने मारा नहीं पता, कैसे मारा नहीं पता। यह एक पैटर्न है। पिछले 5-6 सालों में भारत की धरती पर आतंक फैलाने का इरादा रखने वाले पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकियों को अलग अलग मौके पर ऐसे ही मौत के घाट उतारा गया। किसने मारा किसी को नहीं पता चलता, और फिर एक शब्द आया कि इन्हें अननोन मैन ने मारा है। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि ये RNAW के लोग हैं, जिसे हम रॉ भी कहते हैं, और रॉ ये मानता नहीं है। अगर आपने धुरंधर 2 देखी है तो उसमें भी आपको इस बात का इशारा मिला होगा। लेकिन धुरंधर 2 तो फिल्म है, असल में क्या हुआ है? क्या RNAW जैसी एजेंसियां वाकई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं? CIA और ISI जैसी एजेंसियां तो आरोप लगाती हैं, तो सोचा कि आज जासूसी की दुनिया में थोड़ा गोता लगाते हैं, समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है। कुछ केस स्टडीज़ भी हमारे पास, तो इसलिए हमने आज एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अभिनंदन मिश्रा को इनवाइट किया। पहली बार हमारे मेहमान हैं। आप वैसे तो नेवल ऑफिसर रह चुके हैं और उपन्यास भी लिख चुके हैं, एक बैंक PO भी रहे हैं, वकालत की पढ़ाई भी की है, लेकिन अभी तो पिछले 1.5 दशक से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं और आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया पर बहुत करीब से नज़र रखते हैं। तो स्वागत करते हैं हम अभिनंदन मिश्रा का। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत मज़ा लीजिए इस बातचीत का, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बहुत गजब के सवाल हैं और अभिनंदन सबका जवाब देने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आपका पढ़ाकू नितिन में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो धुरंधर देखी आपने? बिल्कुल देखी, अभी परसों ही देखी है, सेकंड पार्ट। तो क्या है, हमने भी धुरंधर पर पॉडकास्ट किया था और जब से फिल्म आई है लोगों का एक तो बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें कैसे काम होता है, कैसे लोग अपनी पहचान छिपाते हैं और क्या 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 जी। तो यूं तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर अभी मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था जी, जिसमें आप एक ऐसे ही धुरंधर का जिक्र कर रहे हैं जो किसी टेरर नेटवर्क में किसी तरह से घुसा और फिर किस तरह आगे बढ़ा। थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हालांकि आपने उसमें नाम नहीं लिखा। मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिखा है, वो सर्विस में है अभी सज्जन जो है, और इसलिए मैंने ना उनका डिटेल्स ये भी डाली है कि कहाँ पे हुआ ये ऑपरेशन और किस डिपार्टमेंट से है। बट
जो मैं डिटेल शेयर कर सकता हूँ उसमें यह है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको, और बिल्कुल नीचे से उन्होंने राइज किया, उस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट बने, ट्रस्ट गेन किया उन्होंने, दाढ़ी वाड़ी बना ली अपनी बूढ़ी अच्छे तरीके से। जो धुरंधर में दिखाया काफ़ी हद तक उस लेवल पे सही था कि उन्होंने लैंग्वेज सीख ली, रिलीजियस तरीके सीख लिए, और 6-7 महीने वो साथ रहते रहते इतना क्लोज हो गए कि जो उनका लीडर था उन्होंने कहा कि ये मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। और एक दिन ऐसा आया कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको घेर लिया तो उनके जो आका थे उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ पे लड़ो, मैं भाग रहा हूँ, और ये जो बॉडीगार्ड है ये मेरे साथ आएगा। और जब वो पूरा इनकाउंटर चल रहा था तो जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने उसको बता के शूट किया। और उन्होंने मुझे बताया कि उसका आंखों का एक्सप्रेशन बिल्कुल खुला हुआ था जब वो उसको शूट कर रहा था। वो हैरान रह गया ऑब्वियसली कि जिसे बॉडीगार्ड बनाया, भरोसा किया उस पर। और वो बहुत सेंसिटिव रहता था इन सब मामलों को लेके, बहुत बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया था उसने उनको रखने से पहले। तो आप सोचिए कितना तैयारी करके आए थे ये लोग, हमारे जो लोग थे, उसको घुसाया उन्होंने वहाँ पे। और ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता ही होगा जब कोई एजेंट इसी तरह से किसी संगठन में घुसता होगा, भरोसा हासिल करता होगा, और फिर एक दिन सही मौका देखकर उद्देश्य पूरा कर लेता होगा, फिर लौट भी आता होगा और किसी को पता भी नहीं चलता होगा। बिल्कुल, वो आ गए लौट के, और उनको गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया हाँ कुछ साल पहले। और अभी है एक्टिव में, जैसा सर्विस में है वो काम कर रहे हैं अपना, बट ऑपरेशनली वो अब फील्ड में नहीं जाते। उनका परहैप्स रूल है कुछ कितना, क्योंकि हाई इंटेंसिटी था वो, 1 साल के आसपास रहे वो अंडरग्राउंड अपना आइडेंटिटी बदल के। हो सकता है इंडिया के बाहर ऑपरेशन हुआ हो या हो सकता है इंडिया के अंदर हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बट सर्कमस्टांसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप जैसे लोग जो इतने क्लोजली कवर करते हैं ये सब चीज़ें, किताबें भी लिखते हैं, और किताबों के जो पिछले पेज पे तो ये लिखा रहता है कि फिक्शन है, मगर अंदर बहुत कुछ सच्चाई के करीब होता है। ये कहानी आप तक कैसे पहुंचती है? बता देते हैं, जैसे आप दोस्त हैं मेरे, आप मुझे कुछ शेयर कर देंगे, फिर मैं आपसे पूछ लूँगा कि क्या मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ आगे, तो ऑब्वियसली आप मुझसे बोलेंगे कि हाँ आप कर लेना, बट उसमें आप डिटेल्स मत डालना। तो वही होता है, आप शेयर करने, और ऐसा होता है, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी ही आती है। कोई स्टोरी के पर्पस से भी नहीं देता, बट एज अ जर्नलिस्ट मैं पूछ लेता हूँ उनसे कि अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आगे चल के यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो अभी जैसे आपने नॉवेल की बात की, मैंने नॉवेल जो लिखी है उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं 3-4 वो रियल लाइफ बेस्ड हैं। उसमें से एक टेररिस्ट भी है। मैंने उससे पूछा कि मैं एक नॉवेल लिखने जा रहा हूँ, उसमें आपका कैरेक्टर डालूँगा, मैं आपका नाम डाल दूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, आप नाम मत डालो मेरा, बट नाम चेंज कर दो, पर बाकी डिटेल्स आप डाल दो। फिर एक रिटायर्ड उसमें आईबी के डायरेक्टर का भी मैंने डाला है। पूछ के करो तो ठीक रहता है, बाद में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, आपका ट्रस्ट नहीं टूटता है। मैं आपकी कलीग से नीचे मिला था, मैं उनसे पूछ रहा, वो मेरे से पूछ रहे थे कुछ, तो मैं वही बोल रहा था कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है इन सब फील्ड में रिपोर्टिंग करने में, आपका ट्रस्ट होता है। आप एक बार आपने ट्रस्ट तोड़ दिया, उन्होंने मना किया आप मत शेयर करो, आपने शेयर कर दिया फॉर वॉट एवर रीज़न, तो वो बात फैल जाती है पूरे उस सर्कल में, और आपका एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो जाता है फिर। नहीं तो जब आप इन लोगों के इतने क्लोज रहते हो और इनकी कहानियां पब्लिश करते रहते हो, आपका काम ही ये है, पिछले 1.5 दशक में तो आप यही कर रहे हो, क्या कभी ऐसा होता भी है कि जिन एजेंसियों के क्लोज रहकर आप ये काम कर रहे हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएं, और उनकी अथाह ताकतें होती हैं, कभी हो सकता है आप पे प्रेशर बनाने की भी कोशिश करते हों, और कई बार हो सकता है लीगल भी जाना चाहते हो आपके खिलाफ? इनिशियली हुआ था 2018-17 के आसपास। मैंने हफीज़ सईद से बात की थी, लश्कर तैयबा के जो थे, और इंटरव्यू के लिए किया था मैंने, और इंटरव्यू पब्लिश नहीं हुआ था, वेटिंग पे था, एडिटोरियल वेटिंग पे, कब करना है, कैसे करना है, क्या जाना है नहीं जाना है। तो सैटरडे को 2 लोग आए मेरे घर पे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग एक पर्टिकुलर एजेंसी से हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बताइए। फिर उन्होंने बताया कि आप पाकिस्तान में आप बात कर रहे हैं लोगों से, किससे बात कर रहे हैं? तो मैंने बता दिया कि ये है और इस पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। तो फिर वो थोड़ा सख्त हुआ अपने बातचीत के तरीके में कि कब आएगा इंटरव्यू, हम लोग कैसे माने इंटरव्यू कर रहे थे, आप क्या बात कर रहे थे। तो मैंने बताया, फिर जो भी अपना तरीका होता है उसको उस तरीके से मैंने हैंडल किया। वो तो चलिए खैर इशू ख़त्म हो गया। फिर मैंने उनको
उन्होंने कहा कि सर आप ये कुछ नंबर जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में निकालें अपने, आप मुझे दे दीजिए, इससे आगे चल के मेरा फ़ायदा होगा। उनका फ़ायदा हुआ भी। फिर उन्होंने मुझे बताया जब मैं उनको ड्रॉप करने गया नीचे अपने घर के पास कि 10 लोग की टीम आई थी, 2 ऊपर थे, 8 लोग बाहर खड़े थे मेरे सोसाइटी के बाहर, कि हम आपको ले जाते साथ में। और फिर उन्होंने मुझे अपना पूरा एक रजिस्टर दिखाया जिसमें उन्होंने मेरी 1 हफ्ते 10 दिन की पूरा ट्रैक किया था मेरे को। मैं उस समय मेट्रो से जाता था ऑफिस, कि मैं 10 बजे निकलता हूँ, सेक्टर 18 का मेट्रो लेता हूँ और फिर वहाँ से वहाँ उतरता हूँ। मेरे कलीग साथ में आता था, उसका डिटेल था कि वो कलीग उस स्टेशन से चढ़ता, वो इनके साथ आता है। 1 हफ्ते उन्होंने पूरा ट्रेस किया, मेरी गाड़ी का नंबर ये है। तो फिर मैंने उनसे कहा, अब इतना आपने रिसोर्स बर्बाद कर दिया, आप मेरे से उसी समय रोक के पूछ लेते या फ़ोन करके पूछ लेते तो आप कितना रिसोर्स बर्बाद नहीं होता। उसी समय हुआ था। बाकी फिर हाँ, एक ही समय था कि थोड़ा इंटरवेंशन हुआ। उसके बाद जब एजेंसी और सिक्योरिटी अपैरेटस आपको जानने लगता है, फिर सही हो जाता है। हाँ, फिर धीरे धीरे पता चल जाता है, जैसे हमारा काम है ऐसे ही इनका भी काम। बिल्कुल। और जो ठीक ठाक जिम्मेदार पत्रकार हैं उस बात का ख्याल रखते ही हैं कि ऐसी डिटेल्स तो नहीं पब्लिश होनी चाहिए जिससे किसी भी ऑनगोइंग ऑपरेशन तो खैर नहीं पब्लिश करते, लेकिन ऐसे आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि आप जैसे अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूँ आपसे बात करते करते कि मेरे को आगे दिक्कत हो, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करता हूँ पॉडकास्ट। और नहीं, हम भी बहुत जिम्मेदार हैं, एडिट करते नहीं, मैं समझ गया, थैंक यू सो मच। कहेंगे तो उतना हिस्सा नॉर्मली हम कुछ एडिट नहीं करते, रॉ है सब। राइट। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हम भी समझते हैं कि एक अजीबोगरीब सा पेशा है पत्रकारिता भी, कि जिसमें आपको कितना बताना है और कितना छिपाना है। ऐसे मामलों में इसका विवेक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कई बार गड़बड़ियाँ होती हैं जिसकी सज़ाएं मैंने सज़ा क्या, मैंने कुछ अपने ढंग से। हाँ, मैंने एक न्यूज़ चैनल में गया था 1 साल पहले। मैंने कुछ बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, जो मेरे को लगी नॉर्मल सी चीज़ थी, ऑपरेशन रिलेटेड नहीं थी बट इंटेलिजेंस रिलेटेड थी, स्ट्रैटेजिक इशू से रिलेटेड थी वो। मैंने बोल दिया वो। तो मेरे दोस्त थे, उनका आया था फ़ोन बाद में, यार ये आपने क्यों बोल दिया, ये नहीं बोलना था आपको। चलिए हमें कोई डैमेज नहीं हुआ बट फिर भी आपको नहीं बोलना चाहिए था, और मेरा इंटेंशनल नहीं था। वो बोलते हैं ना कि आप बोलते बोलते आप बोल जाते हो कुछ चीज़ें, दैट इज़ द थिंग। यस। तो धुरंधर आपने देख ली, मैंने भी देख ली, बहुत सारे लोग देख चुके हैं। यहाँ से एक चर्चा निकली है, उसमें एक चैप्टर भी आता है अननोन मैन, है ना। तो अभी अभी तो एक खबर ये भी आई कि मसूद का भाई है जी, बड़े भाई उनके, जी, ताहिर अनवर, उनकी मौत हुई। मौत। वो भी किसी अननोन मैन ने की है। और फिल्म में ज़हूर मिस्त्री, शाहिद लतीफ़ जैसे आतंकी हैं, जिन मतलब अलग अलग मुल्कों में हत्याएं हो जाती हैं, तरीके लगभग एक जैसे हैं कि कोई बाइक से 2 लोग आए, गोली मारते वगैरह वगैरह। सब ये जानना चाहते हैं कि अननोन मैन हैं कौन, कहाँ से आते हैं, ये रोल कौन निभाने को तैयार हो जाता है। अब जैसे अब आपका जो पहला सवाल था वो भी एक अननोन मैन ही थे, एक तरीके से है ही वो। मेरे को पता है कि वो क्या है, बट बाकी सब के लिए तो एटलीस्ट उस टेररिस्ट सर्कल में तो वो अननोन आदमी था कि आया और मार के चला गया। बट आप पाकिस्तान बेस्ड जो इंसिडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, वो वहीं के लोकल लोग होते हैं। और बहुत बार उनको पता भी नहीं होता है कि वो जिसको मार रहे हैं क्यों मार रहे हैं। बहुत बार पता होता है क्यों मार रहे हैं। मनी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है उसमें, और करते हैं ऐसे अपना। और वो बहुत छोटी चीज़ है। देखिए, फोकस करना उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि शूट आउट कौन कर रहा है, ट्रिगर कौन दबा रहा है। फोकस मतलब एकेडमिकली अगर हमें सीरियस डिस्कशन करना है या इस पे मूवी से हट के अननोन गनमैन पे, तो ये ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है कि जो एजेंसी है वो कितना दिमाग लगाती है, कितना उसके रिसोर्सेज हैं कि वो एक कंट्री में जाके, जो आपके एनिमी कंट्री है जहाँ पे, वहाँ पे जाके वो आपके, अच्छा वो आम आदमी को नहीं ख़त्म कर रही है, वो वांटेड टेररिस्ट हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया हुआ है, जिनका नाम है, उनको मार रही है। तो उस जिनकी श्योरिटी है, बिल्कुल वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि लोग मोसाद की बात करते हैं, CIA की बात करते हैं कि वो ऑपरेशन कर देता है जाके, तो मान के चल रहे हैं अगर हम हाइपोथेटिकली कि रॉ करवा रहा है, तो रॉ तो बहुत बड़ा काम कर रहा है ये। पहले नहीं होता था, अब करवा देता है, वो जाता है। और 2021-20 की बात है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, दिसंबर की, मैंने इस पर स्टोरी की। उस समय मूवी नहीं आई थी बट चर्चा में चल रहा था लोग कि टेररिस्ट मार दिए जा रहे हैं बहुत सारे। तो मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है ये।
तो उन्होंने भी कहा कि ये आप ही के लोग आते हैं, मतलब इंडिया के लोग, और हमारे दोस्तों को मार के चले जाते हैं, और हम लोग बहुत दहशत में हैं, और हम लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं। बहुत सारे टेररिस्ट अंडरग्राउंड चले गए थे उस समय। कुछ खेती जब करना, खबरें आ रही थी लगातार। हाँ, मारे जा रहे थे लोग ना। 20-28 लोग मारे गए थे। वो कुछ लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, वापस चले गए उन्होंने टेररिज्म छोड़ के, कि 6-7 महीने हम लोग बैठेंगे। फिर ISI पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था कि आप अपने लोग को बचा नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए हम कैसे काम करें। फिर ये था। तो ये कोशिशें तो बाकी एजेंसीज इंडिया में भी करती होंगी। इंडिया टेररिज्म नहीं फैलाता ना। इंडिया में टेरर ग्रुप थोड़ी ना है कि वो पाकिस्तान में जाके मार। नहीं, कोशिश ये कि जो लोग ऐसे ऑपरेशंस में अगर शामिल हैं हमारे यहाँ से पाकिस्तान में करवाने के लिए या कहीं भी, बिल्कुल, तो वो भी तो टारगेट पे रहते होंगे ना। टारगेट पे रहते हैं, बिल्कुल टारगेट पे रहते हैं, और प्रोटोकॉल है सबका कि इसलिए तो आप सोचिए ना कि रॉ का या IB का आदमी आपको सड़क पे आप ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा। आप और आप अगर मैं, दफ्तरों के बाहर बोर्ड भी नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। अगर आप चाहें या मैं किसी से बोलूँ, अगर मानिए मैं ये एजेंसीज कवर नहीं कर रहा होता, तो मैं किसी से कहता कि आप मेरे को मिलवा दो, बहुत मुश्किल होता है। वो मिलना चाहें तब आप मिल पाओगे। उनका प्रोटोकॉल हो ही रहता है, क्योंकि सीक्रेसी उनका सबसे बड़ा पोटेंट सही बात वेपन है। है। नहीं तो क्या कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जब हमारे मुल्क में आके किसी ने किसी ऐसे अफसर को या किसी ऐसे व्यक्ति को मारा हो जिस पर उन्हें संदेह रहा है कि ये हमारे यहाँ ऑपरेशन कराने में शामिल थे? साहब, जितनी मेरी जानकारी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बाहर हुआ था, 80s में हुआ था, ईरान में हुआ था ऐसा। अच्छा। हाँ, वो इंटरनल इश्यूज थे, अलग रीज़न था, बट अभी हमारे यहाँ ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है। नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग वापस चले आते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, वो टेररिज्म में नहीं लौटते, या फिर अंडरग्राउंड हो जाते होंगे, उस तरह रहते होंगे, और पैसा भी बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब जैसे फिल्में आ रही हैं तो हमें पता चल रहा है जी, मगर मोसाद CIA के बारे में तो बहुत पहले से पता है। बिल्कुल। क्या आपको ये भी लगता है कि RNAW को अपने काम के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए था, या आपको ये लगता है कि अब जो बताया जा रहा है उतना भी नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि उसके अपने कुछ नुकसान भी हैं? देखिए, मेरा जाती तरीके से मानना है कि बताना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कहा CIA और मोसाद के बारे में बच्चा जानता है इंडिया का, रॉ के बारे में उतना नहीं जानता। बेस्ट सेलर। हाँ, क्यों नहीं जानता है, और आपको घबराहट क्यों है आपके काम के बारे में बात करना? ऑब्वियसली आप पूरा डिटेल्स मत बताइए, बट बहुत तरीके होते हैं। आप रॉ ट्वीट ना करें ऑफिशियली, रॉ प्रेस रिलीज ना डालें, बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। आप बताइए। अगर देखने का तरीका एक है, तो आप, बहुत लोग ये कहेंगे कि धुरंधर जो है वो रॉ के लिए बनी है, रॉ का काम बता रही है, वो उस पर रॉ ने फंडिंग की है, नहीं की है, वो नहीं है। बट बहुत लोग कहते हैं मेरे से कन्वर्सेशन में कि तो रॉ के लिए बहुत अच्छी मूवी बनी है, रॉ का काम दिखा रही है, तो आपको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इनफैक्ट मैंने उस पर स्टोरी भी की है, 2 बातचीत करके लोगों से। कुछ लोग का मानना है एजेंसी में कि वी शुड कम आउट मोर पब्लिकली, हमें और ज़्यादा पब्लिकली बात करना चाहिए अपने डिटेल्स के बारे में, कि हमने क्या ऑपरेशन किया, कैसे हमने देश को बचाया। उनका काम वही तो है कि देश पे जो अटेम्प्ट हो रहा है, और उससे फ़ायदा क्या होगा बताने से? क्यों नहीं फ़ायदा होगा? उससे नुकसान क्या होगा? आप फ़ायदा ये होगा कि आप सामने वाले को बताएंगे कि हम कर सकते हैं और हम करते हैं। उन्हें तो पता है। नहीं तो बहुत बार नहीं पता होता। बहुत बार आप फिर डिस्करेज करेंगे ना बाकी लोग को पाकिस्तान में, या मानिए पाकिस्तान से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को आप, बाकी जनता और जो ज्वाइन करना चाहती है, आप उनको बताएंगे कि आप ये मत सोचिए कि आप करेंगे तो हम लोग रोक देंगे आपको। मोसाद का डर बन गया है ना, आप सोचिए ना, मोसाद का डर क्यों बना है? क्योंकि बोलती कि हम ऐसा करते हैं और ऐसा करते हैं। और बताने के नुकसान नहीं होते? क्या नुकसान होगा? आप ऑपरेशन करके आप बताइए, सब चीज़ मत बताइए। अब आपको तक हर अगर दिन नहीं बता रहे थे या कम बता रहे थे, तो मैं इस मायने से पूछना चाह रहा हूँ कि ओन करना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिपरकशंस हैं। बिल्कुल है। तो क्या अब हम उन नुकसानों से मुक्त हो चुके हैं? अब हमें डर नहीं लगता कि कोई कहेगा भाई आपने किसी राष्ट्र की संप्रभुता को तोड़ा, आपने घुस के वहाँ ये कर दिया, अपने दूसरे चैनल्स थे, मंच थे, उस तरह करते हैं अब जैसे होता है? अब देखिए, पाकिस्तान जो करता है वो करता ही है ना, तो हम लोग प्रूफ देते रहते हैं। वो तो आतंकवादी है ना। हाँ, आतंकवादी देश। पर जो जिम्मेदार मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क कहाँ इंडिया में कुछ करता है? और वो करता है तो वो फिर नहीं, हम जिम्मेदार मुल्क है, अमेरिका जिम्मेदार मुल्क है और ब्रिटेन जिम्मेदार मुल्क है, इनसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती। उम्मीद की नहीं जा सकती, बट करते तो हैं वो। CIA ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं करता है, वो इस टाइप के काम नहीं करता है, बट और ज़्यादा खतरनाक तरीके से काम करता है वो। CIA ज़्यादा, मैं तो बोलूँगा कि डेंजरस है ISI से। ISI तो जो करता है वो क्रूड तरीके से काम करता है, बट CIA अलग लेवल पे काम करता है। तो अगर आपको
स्ट्रॉन्ग कंट्री बनना है तो ये सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा. इट कैनॉट बी आप उसको हाँ चल रहा है चलने दो जैसा चल रहा है. जो इस गवर्नमेंट में 10 साल में दिख रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी ने किया, या हो सकता है टाइम ऐसा आ गया है, शायद कांग्रेस रहती या कोई रहती उसको भी करना पड़ता. करना तो ज़रूरी है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, असर्ट करना पड़ेगा. आप अगर बोलते हैं कि हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, तो यू हैव टू असर्ट योर सेल्फ. बताना पड़ेगा आपको कि कर सकते हैं हम लोग. अब आप पाकिस्तान के जिन टेररिस्ट से मैंने आपको बताया कि बात हुई, वो अंडरग्राउंड चले गए, डर के मारे, उनको लग रहा था उनको मार दिया जाएगा, तो फ़ायदा हुआ ना आपका. ऑपरेशन उन्होंने कम कर दी. बिल्कुल. ISI नए लोग को ढूंढ के लाएगी, उसको ट्रेन करेगी, उसको समझाएगी, उसमें टाइम लगेगा. आपका यही तो काम है. तो फ़ायदा तो है ही उसका. अच्छा, आपसे बात हो रही थी, आप पहले वकील थे जी, फिर आप क्या बैंकर बने, फिर नौसेना में भी रहे आप जी, और फिर अब आप 15-16 साल से पत्रकारिता में हैं. और इसमें भी आप ज़्यादातर जिस तरह की हम बात कर रहे हैं इसी तरह के काम में हैं, मतलब सिक्योरिटी बीट वगैरह कवर करते हैं. जी. आपने क्यों चुना, क्या लगा, किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, कोई घटना घटी थी? घटना क्या घटी थी? 1991 में जब इनका असैसिनेशन हो गया था राजीव गांधी का, मैं 8 साल का था, शायद 8 या 9 साल का. तो DD में मैं देख रहा था और टाइम्स ऑफ इंडिया आता था. तो मैं उसमें लास्ट पेज में, मुझे याद है अभी पिक्चर में, लिखता रहता था कि धन्नू नाम था उसका जो सुसाइड बॉम्बर थी, वेलुपल्ली प्रभाकरन थे उनके कमांडर थे. बस ऐसे इंटरेस्ट आ गया कि मार दिया इंडिया के PM को, कैसे मारा, क्या मारा. तो एक मैं सॉर्ट ऑफ डॉजियर बोल लीजिए, 8-5 साल का बच्चा क्या ही बनाएगा, बट डॉजियर में बनाता रहता था. वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आई थिंक आया होगा. और फिर मैं ये CIA और मोसाद ये सब मैं फॉलो करता था. रॉ मुझे पता था, मेरे फादर भी जर्नलिस्ट रहे हैं, तो मेरा इंटरेक्शन होता रहता था IPS कम्युनिटी से, एजेंसी वालों से थोड़ा. फिर मैं 2008 में मैं पहली बार छत्तीसगढ़ गया, बस्तर. अब तो बहुत इम्प्रूव हो गया, अब तो कोई भी जा सकता. उस समय बड़ा मुश्किल होता था जाना. तब मैं वहाँ जाके इन्फॉर्मर से मिला, जो हमारे इन्फॉर्मर थे नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में, मुंह ढक के आया था वो. मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था वो सब. फिर ये दुनिया मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी, इंटरेस्टिंग करती थी. अच्छी क्या लगती थी कि ये लोग काम कैसे करते हैं, इतना प्रेशर रहता है, आप बता नहीं सकते हो काम अपना. जो मूवीज़ में दिखाते हैं वो बहुत हद तक सही है, बिकॉज आपका, जैसे मैंने पहले कहा कि सीक्रेसी और आपका जो है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. जहाँ आपकी आइडेंटिटी बाहर आ गई वो आपका ख़त्म हो जाएगा. हमारे यहाँ कुछ साल पहले एक ऑपरेशन किया था एक बाहर के आदमी ने, बाहर की एंटिटी ने. उसने मीडिया रिपोर्ट में हमारे एक आदमी का फ़ोटो और नाम डाल दिया, और उसको फिर हटाना पड़ा ऑपरेशन से. बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर था, ब्राइट ऑफिसर था, बट आइडेंटिटी ही रिवील हो गई उसकी. तो और किसी अंदर वाले ने कर दिया होगा शायद हमारा. एक जासूस इतना महत्वपूर्ण काम करता है, कह भी नहीं सकता. और कई बार तो ये भी होता है कि एजेंसी जो भेजती है वो भी ओन नहीं करती, फंसता है तो मना कर देते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं. आप मिले भी हैं इन्फॉर्मर से, जासूसों से. बेसिकली किस तरह के लोगों को वो ट्रेन करना पसंद करते हैं? क्योंकि ऐसे ही किसी को जासूस तो बना ही नहीं जा सकता. ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया IPS का या कुछ भी, आप पहुंच गए, लेकिन वो सारे गुण किसी IPS में होंगे, ये कैसे तय होगा? मोस्टली IPS नहीं जाते हैं, बहुत कम IPS जाते हैं. उनका एक कैडर होता है, और उस कैडर में आपको सेलेक्ट करते हैं. उनका प्रोटोकॉल रहता है, एक तरीका रहता है देखने का कि आदमी सूटेबल है. सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप इस टाइप के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. बहुत लोग का नहीं रहता ऑब्वियसली. जिनका रहता है फिर उनसे लोग अपना देखते हैं कि ये क्यों जाना चाहता है, इसका कोई और मोटिव तो नहीं है, जाएगा तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वही होता है. उसके बाद ट्रेनिंग तो खैर ओवरऑल सबका सेम ही होता है. और इंटरेस्ट होता है सबसे बड़ा जो फैक्टर, सबसे पहला जो फैक्टर होता है, इंटरेस्ट है कि नहीं उसका. क्योंकि रॉ या किसी CIA और FBI या मोसाद में सिर्फ वो एक पर्टिकुलर जॉब है कि आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, उसमें और 99 और वो होते हैं प्रोफाइल्स. बाकी लोग उसको प्रेफर करते हैं. एनालिस्ट का होता है, डेटा गैदरिंग का रहता है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का रहता है, बहुत सारा रहता है उसमें. फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एजेंसीज. वो बाहर से प्रेफर नहीं करते हैं करवाना एनालिसिस, या CA से किसी से ट्राई करते हैं कि अपने इन हाउस वो उनके एक्सपर्ट रहें, वो करें. तो अगर आपका इंटरेस्ट रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऑपरेशन जाऊँ, बाहर करूँ, तब आपको फिर सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, भेजा जाता है. और
काफ़ी कम कंपोनेंट है वो, जो पूरे इंटेलिजेंस ऑपरेशन का है वो बहुत कम कंपोनेंट है कि हमारे यहाँ से कोई जाएगा या अमेरिका का कोई आदमी यहाँ पर आएगा या मोसाद का आदमी अगर उसको इंडिया में ऑपरेशन करना है तो दिल्ली आएगा। वो बहुत ही रेयर ऑपरेशन इंस्टेंसेस में होता है, जितना मेरे को आइडिया है। वो वहीं के लोगों को रखते हैं? नहीं, वो अगर ऑपरेशन करवाना है, जैसे हम अगर ऑपरेशन मानिए, मैं हाइपोथेटिकली इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं रॉ का, कि पाकिस्तान में मानिए हम लोग करवा रहे हैं अगर, तो वो 99% लोग वहीं के हैं। लेकिन क्या कभी ऐसी किसी स्पाई से मुलाकात हुई जो ऐसे मुल्कों में गया और फिर वापस लौटा? हुई है, बट ना मैंने उनसे डिटेल पूछा ना उन्होंने बताया। हुई है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो। मैंने वही कहा ना कि बहुत नैरो तरीके से नहीं सोचना चाहिए हम लोगों की। एक ऑपरेटिव अगर जा रहा है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो गन जाके सीधा सिर्फ फायरिंग करेगा, ये करेगा, वो नहीं होता। बहुत और भी काम होते हैं तरीके से निकलवाने के आपके। वो जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी वो उसमें से किसी एक काम में थे। वो इतना कह सकता हूँ यूरोपियन कंट्री में थे, पोस्टेड थे काफ़ी लंबे टाइम तक, एज्यूम्ड आइडेंटिटी में। बहुत पुरानी बात है ये। तो अपना काम करके आ गए वो। घर वालों क्या बताते हैं ऐसे लोग? घर वालों को बताते हैं, वो इतना तो पता रहता है कि ये नहीं बोलते हैं कि इंटेलिजेंस में है, बट गवर्नमेंट एजेंसी में रहते हैं। एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का ज़्यादा कवर लिया जाता है, तो उसमें नेचुरल है कि आप उस अगर मिनिस्ट्री में तो आपका बाहर जाना ज़्यादा होगा। ये होता है। हाँ, मतलब कवर तो किसी का लेना पड़ेगा कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, जबकि उसके लिए आप काम कर नहीं रहे होते। काम नहीं कर रहे होते, काम तो आप अपना वो कर रहे हो जो कहा गया है करने का। मैं अभी आपसे बात कर रहा था मलय कृष्णधर की, MK धर की किताब थी ओपन सीक्रेट्स। इतने साल पहले पढ़ी तो अब तो डिटेल बहुत याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पाकिस्तानी एम्बेसी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे जो हाई कमिश्नर बेसिकली, तो वहाँ पर कुछ लोग होंगे जो दिखाएंगे कि हम यहाँ पर नौकरी करने आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनका काम ये होता है कि वो बाहर निकल के जासूसी करते हैं। उनके बारे में हिंदुस्तान को पता होता है कि ये लोग जासूसी करते हैं, राइट। और इसी तरह से वो भी नज़र रखते हैं हर किसी पर जो एम्बेसी में काम कर रहा होता है। इनफैक्ट एक किस्सा मैंने आपको बताया था जो लिखा था कि किसी न्यूट्रल कंट्री में भारत के लोग भी थे, पाकिस्तान के लोग भी थे, और वो एक दूसरे पे भी नज़र रखते थे, और उन्हें ये भी पता था कि एक दूसरे पे हम नज़र रखते भी हैं। क्या आपस में एक दूसरे का पता लग ही जाता होगा? देखिए, आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, मानिए पाकिस्तान का कोई आदमी इंडियन यहाँ पे आने के लिए अप्लाई कर रहा है, बताए ना बताए वो हमारी एजेंसीज़ को पता चल जाता है उसका बैकग्राउंड क्या रहता है। जैसे कल्चरल अटैचे के नाम से आते हैं लोग, 99% में वो ISI के रहते हैं, मिलिट्री के रहते हैं। बहुत क्लियर उसमें, वो बड़ा मेहनत नहीं करना पड़ता है। सेम इज़ विथ आवर पीपल। अब आप लोग मतलब आप जनता पूछे, मतलब आप या मैं सोचूंगा कि ऐसा कैसे होता है कि क्यों अलाउ कर देते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल सिस्टम बना हुआ है। आपको पता है कि ISI का आदमी आ रहा है, आपको भी अपना आदमी यहाँ से भेजना है, उनको भी पता है। तो अगर हम डिनाई करेंगे तो वो डिनाई करेंगे, तो जाना रहता है, जाते ही हैं। बट कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मना कर दिया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं, उनको पता है कि आप एजेंसी के आदमी हैं, बट वो मना कर देंगे आपको, इसलिए नहीं कि आप एजेंसी के आदमी, बट उनको ये लगता है कि आप अगर जाएंगे तो आप ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, तो वीज़ा रोक देते हैं वो। वीज़ा रब रोक देते हैं, वो ये लिख के नहीं भेजेंगे कि हमने इस आदमी को इसलिए नहीं दिया वीज़ा क्योंकि ज़्यादा डैमेज है, नहीं, वो रोके रहेंगे। तो आपको फिर समझना पड़ता है कि ये इसको नहीं देंगे वीज़ा, फिर आप दूसरे आदमी को भेजते हो तो उसका 2 दिन के अंदर वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। तो ये होता है। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल आया था, जब अभी पिछले दिनों आपको याद होगा जब कुछ ट्रैवल करने वाले लोगों पर जी, उन पर अचानक से सवाल उठने लगे थे क्योंकि वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के जो न्योते पर गए थे प्रोग्राम में। अब ऐसे देखा जाए तो फिर भाई एम्बेसी का काम या हाई कमिश्नर काम यही होता है कि वो जिस मुल्क में है वहाँ के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध रहें, सरकारों के साथ तो रह ही रहे, तो अपने यहाँ जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में उनमें वो न्योता देते हैं, लोग जाते हैं। तो फिर हम अपने लोगों को या कलाकारों को या यूट्यूबर्स को, क्रिएटिव लोगों को ये बात कैसे बताएंगे और समझाएं
कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। अगर न्योता आया तो वो तो जा रहे हैं खुशी खुशी कि भाई पाकिस्तान अगर यहाँ पे काम कर रहा है हमारी सरकार की मंजूरी से कर रहा है। और मैं पाकिस्तान का केवल नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जो यहाँ रहते होंगे और जासूसी करते होंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो आम लोगों को और क्रिएटर्स को, उन बेचारों को क्या मालूम है, तो उन्हें आप क्या कहोगे भाई, कहाँ जाए कहाँ ना जाए? देखिए, मैं अपना पर्सनली बता सकता हूँ कि मेरे को तो मना कर दिया गया था। अच्छा। कि आप क्योंकि इनविटेशन आया था मेरे को, पाकिस्तान का एक दे रहा हूँ, तो मना कर दिया। मैंने पूछा जाऊँ, किससे पूछा? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। अच्छा। जैसे आप होते तो मैं आपसे पूछ लेता। चला जाऊँ क्या? हाँ, तो आपने मना कर दिया कि आप मत जाओ। क्यों? उसमें ये होगा कि बोले कि आपको क्यों अननेसेसरी जाना, मानिए कल्टीवेट कर ही लिया किसी तरीके से आपको, तो प्रॉब्लम होगी, फिर आपको एज अ जर्नलिस्ट प्रॉब्लम होगी। हमें क्या है, आप जाओ। तो मैं नहीं गया, बट आई नो कि लोग जाते हैं और कल्टीवेट हो जाते हैं। वो लंबा प्रोसेस होता है बहुत, आई थिंक 2-3 साल 4 साल चलता है। उसके बाद आपको समझ आता है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन उनको इनोसेंट तरीके से दी, वो इन्फॉर्मेशन वो उसको अलग तरीके से बना के आपको दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि अब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। आप बोलेंगे मैं नहीं दूंगा, तो वो बोलेंगे कि ये रही इन्फॉर्मेशन, हम आपको आपके जो है ना एजेंसीज, स्पेशल सेल है, XYZ है, हम आपको उसको मेल कर रहे हैं। अब आप उनको समझाइएगा। आप घबरा जाते हैं, तो आप देने लगते हो। हाँ, क्योंकि आप 4 साल पहले आपने एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली के NSG का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, गूगल पे भी मिल जाएगा, बट आपने व्हाट्सएप पे उसने पूछा, आपने दे दिया। हाँ, मैं ढूंढ के देता हूँ, आपसे इतना अच्छा नहीं, मुझे याद है जब भारत पाकिस्तान के बीच में उस वक्त चल रहा था, तो ये भी खबर आई कि जिस यूट्यूबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया होगा उस वक्त या उसके आसपास कभी कि भाई हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, राइट, और हमारे यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आ रही है। और उस वक्त कई इलाकों में लाइट्स काट दी गई थी, है ना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अब आपने तो नॉर्मल बता दिया, भाई हमारे यहाँ नहीं आ रही लाइट, गर्मी है या सर्दी है, जो भी, और उसने उसको कैसे यूज़ किया आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो इस तरह भी जासूस काम करवा लेते हैं। एक मैं आपको अच्छा इंस्टेंस बताता हूँ, आपने याद दिला दिया। कोविड के बाद की बात है, 6 महीना हो गया होगा। मेरे पास एक मेल आया कि प्रोटोन पे ईमेल बना हुआ था उसका कि मैं पाकिस्तान में हूँ, ISI में हूँ। मैंने कहा अच्छा, लग गप दे रहा होगा ISI का, खैर। तो उसने कहा कि आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। मैंने कहा करिए। तो उसने मेरे को पहले 2 रिकॉर्डिंग भेजी, एक महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें वो हमारे लोगों से बात कर रही है बॉर्डर पे। और जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं कि मैं सो एंड सो कर्नल की वाइफ बोल रही हूँ, सर कहाँ है, बिल्कुल अथॉरिटी के साथ। सामने लांस नायक या किसी नीचे लेवल के ऑफिसर ने, जवान ने उठाया होगा फ़ोन, तो वो बोलता जय हिंद मैम। बोलते हैं सर कहाँ है, तो बोले सर तो नहीं है। कहाँ गए सर? तो उसने बोल दिया कि सर इस कैप्टन के साथ उस एरिया में गए हुए हैं, जल्दी फ़ोन करो, बोलो कि मैडम का फ़ोन आया था, ऐसे करके। उस महिला ने ऐसे करते करते, बाद में मेरे को उसने और रिकॉर्डिंग भेजी, करते 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 उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। उसने 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा था, उसने लेह में एक स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली से बात कर रही हूँ, सो एंड सो, आपका स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है, बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है। तो देन दैट गाय सेड, उन्होंने कहा कि मैडम हेडक्वार्टर से, मतलब जम्मू से कल चिट्ठी आई थी कि 10 दिन स्कूल बंद रखना है। बोले क्यों चिट्ठी आई, किसने भेजी? मैंने तो नहीं भेजी। नहीं मैडम मैंने, वो आई है मेरे पास। वो बेचारा घबरा गया कि वो हेडमास्टर छोटे से स्कूल का, उसको बोले क्या लिखा है चिट्ठी में, पढ़ के बताओ। उसने सब बता दिया। तो बेसिकली पाकिस्तान अपने लेवल पे अलग अलग लेवल से कंफर्म कर रहा था कि आर्टिकल 370 हट रहा है कि नहीं हट रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत लास्ट मोमेंट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको छुपा के रखा सिक्योरिटी रीजन से कि हम हटा रहे हैं उसको। वो उनको आइडिया हो गया था कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो इससे कंफर्म कर रहे थे, और ये बहुत कॉमन है। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग और सुनी, उसने और भेजी, और इतना ईजिली इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी वो, मेरे को लगा कि कैसे चलता है आजकल, इतना मतलब ट्रेंड की हुई थी वो। शी वॉज अ प्रोफेसर देन, उसका और मेरे को फिर डिटेल मैंने निकलवाया। प्रोफेसर है, CPEC है जो चाइना पाकिस्तान का, उसमें वो एक्सपर्ट है, वो चाइना ज़्यादा ही रहती है। उसका मेरे पास फिर पासपोर्ट भी आया, सब आया।
फिर मेरे को बाद में पता चला कि आईएसआई में एक डिसग्रंटल्ड ऑफिसर थे, ओह, उन्होंने ये सब भेजा मुझे। अब उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि वो महिला उनके कंपटीटर की वो थी, शागिर्द थी या जो बोल दीजिए, तो उसका बड़ा जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहा था। तो ये बेचारा ऑफिसर घबरा हुआ, जलन के मारे उसने सब भेज दिया मेरे से कि जैसे पकड़वाओ आप। हाँ तो वो मैंने उसको रिवील कर दिया, फिर स्टोरी आ गई, उसको हटना पड़ा फिर ऑपरेशन से वो महिला को। कभी ऐसा भी हुआ है कि आईएसआई और आरएनएडब्ल्यू ने मिलके भी कभी कुछ किया हो? मैं आपको बताऊं, मुझे याद आ रहा है परवेज़ मुशर्रफ के वक्त पे इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी हत्या हो सकती है, और उसका जिक्र परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में किया, जिसका हिंदी में तो शायद अग्निपथ नाम है। उन्होंने बताया कि मुझे ये सूचना मिली और हमने बहुत कंफर्म किया, और फिर वो पुल था जो पुल उड़ा दिया था आतंकवादियों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो वालों वो तो बड़ा सुनहरा वक्त रहा होगा जब हम आपस में इंटेलिजेंस शेयर कर रहे थे। होता है, अब नहीं हो रहा उतना, पहले होता था। और 26/11 के बाद बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो गया, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी एक पर्टिकुलर ऑफिसर हैं, उनसे बहुत इंटरेक्शन होता है मेरा। रिटायर हो गए हैं, वो 26/11 के समय बहुत सीनियर पोस्ट पे थे, तो वही मेरे को कंटेक्स्ट और कंपैरिजन बताते हैं कि 26/11 के पहले तक का जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन था एक लेवल तक था। कॉमन एनिमी है अगर आपका, तो आपको बता देते थे। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना कि आप हैं आईएसआई के, बट आप मेरे एसेट हैं, नॉट डायरेक्टली आप मेरे लिए पैसा, आप मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं अंदर का, बट क्योंकि आप उस जगह पे हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं मुझे हमारे, या आप एंटी इंडिया इतना स्टेप नहीं ले रहे हैं कि अननेसेसरी हमें फिर फोकस करना पड़े, हमें अपना रिसोर्सेज ज़्यादा लगाना पड़े, तो उस तरीके से आप मेरे लिए एसेट हो गए इनडायरेक्टली। तो हम चाहेंगे कि आप वहीं बने रहें, आप कुछ पैसा आप हमसे नहीं ले रहे हैं ना कुछ हो रहा है, बट पर अब एक्टिव भी नहीं। हाँ ठीक है, आप अपना लेवल पे काम कर रहे हो बट हमें परेशान नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत बार इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि वो आदमी को अच्छा, उसका प्रोफेशनल करियर प्रोग्रेशन अच्छा रहे या वो वहीं बना रहे। ओके, उस सेंस, अच्छा, उनकी मदद की जाती है उस तरीके से कि ये प्रमोट हो जाए, जब हमें कुछ नहीं कह रहे तो चलो यही प्रमोट हो जाए। बिल्कुल। तो वो भी अंडरस्टैंडिंग रहती है, ये ऑब्वियसली पॉलिसी नहीं रहती है, बट इंडिविजुअल्स पर रहती है। और जैसा एजेंसी में होता है, जैसा जैसा डायरेक्टर आता है, सब हर डायरेक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप उसको पिछले 10 साल को ट्रेस करेंगे अगर, तो आपको दिख जाएगा वो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर आए तो उनके समय बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी हो गई, उसके बाद एक पर्टिकुलर कंट्री से प्रेशर आया कि इनको बहुत दिक्कत कर रही है, तो फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना पड़ा हमें। तो ये सब कोई बाद में आगे चल के इंटरनली लिखे तो लिखे, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं बोलूँगा अभी। तो होता है ये, इंडिविजुअल बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप कितना थोड़ा आप लेवल पे पुल कर सकते हैं, थोड़ा पुश कर सकते हैं, या आप सीधे वहीं जाएं वहीं बने रहिए। होता है, और करते हैं लोग, और बहुत लोग नहीं करते हैं। 2-3 घटनाएं मुझे आपसे पूछनी है क्योंकि आपकी नज़र रहती है। एक तो ये जो मेरे मन में बहुत दिनों से है कि जो डेविड कोलमैन हेडली के बारे में था कि बाप पाकिस्तानी, माँ अमरीकी जी, और जब वो पैदा हुआ तो वो गोरा चिट्टा आदमी था जी, लेकिन बहुत फर्राटे की उर्दू बोलता था, समझता था, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा ही था। वो वहाँ नशे का धंधा करता था अमेरिका में, जैसे भी, क्योंकि उसका बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं था, वो पढ़ गया, जेल गया, DEA ने उसे अपना एजेंट बनाया। बिल्कुल। और फिर वो जो अफीम का एक बड़ा नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो DEA का एजेंट हो गया था, तो उसे पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ भेजा गया, क्योंकि DEA को लगा कि भाई ये बैकग्राउंड इसका पाकिस्तानी है तो हमारे काम आएगा। जी। देन फिर वो किस तरह से वहाँ पर आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं उनके संपर्क में आता है, उसका रुझान है भारत विरोधी, फिर वो भारत आता है। राइट। तो अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि मुझे पढ़ने सुनने में ये आया कि जब वो भारत में कुछ गतिविधियां कर रहा था उसमें अमेरिका या DEA का कोई हाथ था नहीं, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि भारत में आतंकवाद फैले। पर जब वो कर रहा था तो उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हमारा ही एजेंट अब दरअसल एक और जगह का एजेंट हो चुका है, बिल्कुल, और ये उनके लिए काम कर रहा है, दिखा ये रहा है कि हमारे लिए करने गया है। तो उस दौरान अमेरिका की तरफ से भारत की खुफिया एजेंसियों को जानकारी प्रोवाइड कराई गई कि भाई कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि हेडली मुंबई में लगातार सक्रिय है। वो बता रहे थे कि होने वाला है, लेकिन ना वो नाम बता रहे हैं, ना वो पहचान बता रहे हैं, बस बता रहे हैं कुछ होने वाला है, और अंततः हुआ। जी। और उसके बाद भी हेडली वापस गया और फिर उसका निशाना डेनमार्क था।
राइट। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसे ही हुआ? बिल्कुल। अच्छा, एजेंसियां जब आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती हैं तो फिर मेरा यही प्रश्न है, वो किस हद तक करती हैं और कहाँ रुक जाती हैं? अमेरिका को तो करनी चाहिए थी फिर। देखिए, CIA जो है ना, वो मेरा जो पर्सनल इंटरेक्शन रहता है लोगों से, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। अब वो सुपर पावर है तो चल रहा है, तो बात करनी है तो आप करना पड़ेगा। और अमेरिका को हेडली पे वो फोकस था उनका, वो कभी उनसे टच से बाहर नहीं गया। वो मुंबई में भी था, पता था उनको। तो बहुत ही मुश्किल है ये मानना मेरे लिए कि CIA को नहीं पता था कि इनका आदमी 3-4 साल से लश्कर का कैंप भी उसने अटेंड किया, वहाँ पे उसने अपने लेवल की ट्रेनिंग भी दी। उसने उसामा बिन लादेन से मिला। उसने मुंबई का आके पूरा मैप बना के दिया और वापस चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है। तो CIA उस तरीके से काम नहीं करती है। CIA की नज़र थी उस पर। अब क्यों नहीं दिया या दिया, दैट इज़ समथिंग वो एजेंसी वाले बता सकते हैं कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन इंडिया को दी कि हेडली ऐसा काम कर रहा है, और उन्होंने अगर दी नहीं दी वो अलग चीज़ है। आपने उसको रोका क्यों नहीं? आपने उसको 4 साल 5 साल ये ऑपरेशन चला था, आपको याद होगा। मतलब 26/11 तो एक डेट थी जब उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, उसकी तैयारी तो 4-5 साल चली है। तो CIA के बिना इन्फॉर्मेशन में नहीं हुआ होगा ये। अब क्यों नहीं शेयर किया इन्फॉर्मेशन? या ऐसा तो नहीं है कि CIA को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, बट एक चलिए एक डाउट दे देते हैं हम लोग। बट क्यों नहीं दिया ये तो अलग चीज़ है कि देना चाहिए था उनको। और बहुत रिलेशन में, जैसे मैंने कहा ना, 26/11 के बाद बहुत इक्वेशन में चेंज हुआ बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम लोग का इंटेलिजेंस शेयरिंग में। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बहुत बड़ा, बहुत लोगों की जाने गई, 260 के ऊपर। बट एक तरीके से उसने एक रिवैम्प करने के लिए हमें फोर्स कर दिया कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग में, टेररिज्म काउंटर में, आप वो ठीक नहीं है। तो उस तरीके से वो ठीक था। लेकिन सुनने में तो ये आया था कि उस वक्त बहुत सारे इनपुट्स तो थे हमारे पास कि भाई कुछ होगा, लेकिन जो आरोप लगे वो ये लगे कि ऑफिसर्स ने माना कि भाई तो हमेशा ही खबरें आती हैं, कुछ होगा, होता तो कुछ है नहीं। कम से कम 10 मेरे को पता है जो ऑफिसर उस पर्टिकुलर सेटअप में थे, उनका मैं कोट कर सकता हूँ आपको। कम से कम 10 था। पर प्रॉब्लम ये था कि वो वेस्ट कोस्ट था, पता था कि वेस्ट कोस्ट में आएंगे, और वेस्ट कोस्ट आपका बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और एक बार उन्होंने उस पर एक्ट किया, सिक्योरिटी बढ़ाई, इस चक्कर में 26/11 हो गया। वो आई थिंक 20/11 या 15/11 नहीं हुआ, या 1/11 नहीं हुआ। नहीं, वो तो एक कोशिश 1 महीने पहले भी की थी, वो उन्होंने कर नहीं पाए थे। नहीं कर पाए थे। वो इंटेलिजेंस वाला ऑपरेशन हुआ था उसमें। मैं तो उसको बहुत बड़ा लैप्स मानता हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ कि वो बहुत बड़ा लैप्स हुआ था वो। कि आपको अगर पता है कि इतना बड़ा लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है, वो 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए था कि वो कभी ना कभी तो करेंगे ही। अगर आपको नहीं पता था, आपके एसेट्स वहाँ पे नहीं थे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो तब भी आपका फेलियर है। तो आपने क्या किया? फेलियर तो था ही वो। अब हम CIA को ब्लेम कर लें, जिसको ब्लेम कर लें, बट ऑब्वियसली इट वाज अ फेलियर फ्रॉम आवर साइड, सही, फ्रॉम आवर एजेंसीज। और ये तो है ही कि मतलब जो बाद में हमने इससे निष्कर्ष निकाला वही निकाला कि जब वो डेनमार्क में करने जा रहा था, यूरोप की धरती पे पहुंचा था, उसे पकड़ लिया। एग्जैक्टली। तो क्या अमेरिका भेदभाव कर रहा है? कर ही रहा है। यूरोप में नहीं होने देंगे, बिल्कुल। बाकी इंडिया में घूम रहे हो या पाकिस्तान में घूम रहे हो, कोई बात नहीं, घूम लो यार। और वो डबल एजेंट था, और वो पाकिस्तान के लिए भी डबल एजेंट था। वो वहाँ पे लश्कर का इन्फॉर्मेशन जो है वो जाके CIA को दे रहा था। मेन जो उसका वर्थ था हेडली का, उसका यही वर्थ था कि इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दिए जा रहा था CIA को। ये देखिए, ये 5 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। बट CIA को क्या फ़र्क पड़ना है? वो अमेरिका के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे थे ना, वो इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। उसने बोला करते रहो, इन्फॉर्मेशन निकालते रहो। और फिर यही हुआ बाद में कि फाइनली वो अमेरिका में जब चला गया गिरफ्तार होके, तो हमारे यहाँ से लोग जो उससे पूछताछ करना चाहते थे, बाद में हुसैन जैदी की भी किताब है, कई लोगों ने बताया भी है कि बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था, नहीं हुआ। बहुत मेहनत लगी उसमें। आपको एक्सेस लेने में भी। मैं एक ऑफिसर थे जो गए थे करने जी, रिटायर हो गए, वो बताया था उन्होंने कि बहुत हमें पापड़ बेलने पड़े, बहुत लंबा और अब किसी को नहीं मालूम है कि वो जेल में है भी कि नहीं, या वो फिर किसी ऑपरेशन में सक्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल। 35 ईयर्स का उसको इम्प्रिजनमेंट मिला था। और उसने पढ़े सवाल का जवाब दिया। क्वेश्चन पहले बताना पड़ा हम लोग को। बिल्कुल। कि आप ये बताएंगे, ये बताएंगे।
वो ऐसे ही था एक और फॉर्मेलिटी। वो अपने कैदी को भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि उसे पूरी आज़ादी है कि इंडियन एजेंसी सवाल पूछें, एक ही बार पूछोगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, वो मना करेगा तो मान जाओगे, आप उससे रूड भी नहीं हो सकते हो। बढ़िया कॉफ़ी पीते हुए कैमरे के सामने उसने ऐसे किया जैसे वो सेलिब्रिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इससे इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक तो मॉरल डाउन भी होता हो, दूसरा क्या इससे होता क्या है? क्या हमारे अंदर एक खलबली, एक गुस्सा, हमें क्या लगा, हमें क्या सुधारना चाहिए कि आगे कोई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार ना करे? एक तो ये कि फ्रेंडली कंट्री इंटेलिजेंस शेयर करे ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा ये कि अगर कोई पकड़ा जाए, भले ही प्रत्यर्पण संधि ना हुई हो, और हमें इतनी आज़ादी तो दी जाए कि हम वहाँ जाके जब सब केस क्लियर है सवाल कर सकें। क्या उसके बाद कोई सुधार आया? हमने कुछ किया इसमें? इंटरनली तो काफ़ी सुधार आया है, एजेंसीज के कंटेक्स्ट में काफ़ी सुधार आया है, बट अभी बहुत सुधार नहीं भी आया है, वो अलग किसी दिन का डिस्कशन है हम लोग का परहैप्स। सुधार हुआ, काफ़ी रिसोर्सेज दिए गए, टेक्नोलॉजी नई दी गई खरीदने के लिए। और देखिए, जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे ना, तब तक आप किसी दूसरे देश से आप उम्मीद मत करिए कि वो आपको बता देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा। गिव एंड टेक होता है मोस्टली। आप 99 बार हो सकता है आपके पास 99 इन्फॉर्मेशन हो, आप साल भर उसको देते रहिए दूसरे देश को, अपने एलआई को, कि ये तुम्हारे यहाँ ये होने वाला, वो हो सकता है एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दे जो आपका इतना काम हो जाए। तो इट्स मोस्टली अबाउट गिव एंड टेक। और गिव एंड टेक होने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए कुछ देने के लिए। उसके लिए आपका नेटवर्क होना चाहिए, नॉट जस्ट विद इन योर ओन कंट्री, बाकी देशों में भी। जब आपका रिसोर्स नहीं रहेगा तो आप कुछ दे नहीं पाओगे। व्यापार है बेसिकली। और CIA का इतना वैल्यू इसलिए तो है कि वो उसने हर जगह अपना नेटवर्क बना के रखा है। एडगर, हाँ, तो बेसिकली व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते होंगे जो एजेंसीज में काम करते होंगे। बिल्कुल। कि कोई आया, बड़ा डायनामिक है, उसने नेटवर्क भी बनाया, गवर्नमेंट से बजट भी सैंक्शन करा लिए, और कई बार होता होगा एजेंसी टू एजेंसी के संबंध भी अच्छे बना लिए। और कई होते होंगे सिर्फ नौकरी करके चले जाते होंगे, पता भी नहीं चलता होगा हमें इनका परफॉर्मेंस। तो वैसे भी कोई सार्वजनिक तो होता नहीं किसी का, इंडिविजुअल लेवल पे होता है। कंट्रीज भी अपना इनफॉर्मल तरीके से बोलती हैं कि अगर आप, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मानिए श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका में वहाँ के जो चीफ है इंटेलिजेंस का, उसको चेंज होना है। हो सकता है इंडिया अपना प्रेफरेंस बताए वहाँ के प्रेसिडेंट को, अमेरिका बताए, श्रीलंका को जो बनाना है उसको बनाए, वो अलग चीज़ है, बट बताते हैं। हाँ। एक बड़ा क्लेम टू फेम है आपका। 2021 में पाकिस्तान में खेलने आई थी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, मतलब आने वाली थी, और ये खबर ब्रेक हुई कि उस पर हमला होगा। इसके पहले श्रीलंका टीम पे हो चुका था, आपने खबर ब्रेक की जी। ये कहानी क्या है? आपको कैसे पता चला? ये मेरे एक फ्रेंड थे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन? ये लश्कर थे उसमें, उस समय लश्कर तैयबा में थे, और क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, अभी भी हैं। अब बात नहीं होती उतनी, बट जब तक होती थी तो थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, और मैंने कहा तो क्या हो गया उसमें? ऐसे मैंने पूछा तो ये तो क्या है उसमें? बोले नहीं क्रिकेटर पे नहीं होना चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा वैसा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा, फिर मैंने कंफर्म किया एक दूसरे अपने सोर्स से, उन्होंने भी कहा कि हाँ उनके पास भी। कौन करवा रहा था ये? उस समय TTP का एक फैक्शन था जी। देखिए, अब एक और समझ लीजिए आप कि वहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अगेंस्ट वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, TTP के 3-4 ग्रुप्स हैं, लश्कर जहांगवी है जी। तो मानिए लश्कर जहांगवी को इस्लामाबाद में एक सुसाइड बॉम्बिंग करा दी, हाइपोथेटिकली मैं समझा रहा हूँ, तो उसका आदमी नहीं है वहाँ पे, तो वो बोलेगा TTP से बात करेगा कि हमें ना वहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग करानी है क्या कोई बढ़िया आदमी? तो वो बोलेगा हाँ है, कितना? मानिए 1 करोड़। तो 1 करोड़ लश्कर जहांगवी TTP वाले को देगा। अच्छा। TTP का आदमी वहाँ जाके अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर जहांगवी लेगा। तो ये चलता है। तो खैर ये 2 लेवल पे मुझे कंफर्म हो गया। फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और ICC को मैंने मेल भेजा रिस्पॉन्स के लिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया कि सिक्योरिटी थ्रेट का उनको कुछ है इनपुट, और मैंने स्टोरी की फिर, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो टूर अपना अबैंडन कर रहे हैं। और फिर बाद में कंफर्म आया, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इसको किया कि जो उनकी 5 आइज़ एक नेटवर्किंग है, इंटेलिजेंस ग्रुपिंग है 5 देशों की, उनके पास भी ये था इन्फॉर्मेशन। बाद में उन्होंने अपने एंड पे वेरीफाई किया, और अगर वो जाते तो उन पर अटैक होता। उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने इसको डेवलप की।
एक होता है इन्फॉर्मेशन डेवलप करना, आपके पास आ गई, उसके बाद आप उस पर रिसोर्सेस अपने डालोगे, आप 4 लोगों से पूछोगे, अपने नेटवर्क से पूछोगे, फिर आप उसको कंफर्म करोगे। तो उनके पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी, बट जब मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने उनको ये भी बताया कि मेरे को किसने बताया। ऑब्वियसली मैंने नाम नहीं दिया। मतलब आप तो एजेंसी से भी आगे चले गए इस मामले में। नहीं मैंने उनको बताया क्योंकि उन्होंने पूछा, तो मैंने बता दिया कि मेरे को ये 2 टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया है और उनका ये रीज़न है बताने का। तो फिर उनको थोड़ा अपने एंड पे उन्होंने उसको वेरीफाई किया। ओके। और फिर उसको रोका गया। आपको तो न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था। सम्मान पाकिस्तान ने दिया मुझे काफ़ी। 1 घंटा मेरे पे अगेंस्ट में उनके जो होम मिनिस्टर थे और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, खूब बड़ा बड़ा डॉजियर बांटा उन्होंने कि मैं रॉ का आदमी हूँ, अफगान इंटेलिजेंस का आदमी हूँ। मेरा लिंक्डइन से उन्होंने फ़ोटो निकाल के पूरा फ्लैश किया। अच्छा, ये हमें बदनाम करने के लिए इस आदमी ने एक झूठी कहानी जो है फैलाई कि हमला होगा यहाँ। हाँ, उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन किया। उन्होंने मेरा फ़ोन का IP सब बना लिया। मेरा फ़ोन का कोई IP नहीं था, उन्होंने उसको हैक करके भी दिखा। ये तो मुझे याद आ रही है। हाँ हाँ, यहाँ भी खबरें चल रही थी, सामने आ रहा था ये व्यक्ति है, इसने किया, एजेंसियों ने भारतीय इससे करवाया कि हम बदनाम हो, हमारे यहाँ क्रिकेट जो है फल फूल रहा था, ये रुक जाए। उनका 600 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो मेरे को बाद में आप किसी ही थे वो, मुझे नहीं पता। इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने बाद में उससे कहा कि सबसे अच्छा ऑपरेशन था हमारा, कि 400 वर्ड का, मतलब अपना ऐसे इंडिया का, कि 400 वर्ड में आपने 600 करोड़ का उनका नुकसान करा दिया। सही। ये था। हाँ, मतलब कुछ नहीं करना पड़ा, आपने बस खबर निकाली, छाप दी, और जो होना था आगे हो गया। और न्यूजीलैंड वगैरह तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। उसके बाद इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, अगला टूर इंग्लैंड का। हाँ, इंग्लैंड ने मना कर दिया, हम भी नहीं आएंगे। वो बहुत फिर नाराज़ हो गए थे, ISI वाले और PCB वाले बहुत ज़्यादा नाराज़। मैं वो डिटेल में नहीं जा सकता कि मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार बहुत नाराज़ हुए थे, बट वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे मेरे से। तो मैं भी थोड़ा पीछे हो गया थोड़े टाइम के लिए। उसे कहा गया कि आप शांत रहिए अब कुछ। तब अब जब आप ये बात कह रहे हैं, मुझे पहले पता होती तो मैं वो एक बार यूट्यूब पे जाके वो दोबारा खबरें देखता, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसमें ये भी कहा गया था शायद कि कुछ मेल भी आए थे। मेल आया था, मैंने उनकी वाइफ को मेल किया था धमकाने के लिए। एक क्रिकेटर है, उनकी वाइफ को, मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी। हाँ, ये मुझे याद है, बहुत इंटरेस्टिंग था उनका भी। और अच्छा, वो डॉजियर बनाने में बहुत अच्छे हैं वो लोग। बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा डॉजियर बनाते हैं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, उन्होंने 4 या 3 कॉपी ऑफ डॉजियर बना के रखे थे। 2 बजे इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बांटना स्टार्ट किया। 3 डॉजियर का मतलब मैं उस कंटेक्स्ट में समझाना चाह रहा हूँ आपको कि उन्होंने 3 नैरेटिव सोच के रखा था। जब इंडिया वहाँ से फायर करेगा, जितना हमारा लॉस होगा, अगर X लेवल पे लॉस होगा तो हम ये वाला डॉजियर दिखाएंगे, और B पे अगर इस लेवल पे होगा तो B दिखाएंगे या C दिखाएंगे। वो तैयार था, उनको 10 मिनट नहीं लगा उनको डॉजियर बनाने में, अपनी कहानी बनाने में। और वीडियो उन्होंने पहले से बना कर रखे थे कि पाकिस्तान का एयरफोर्स जा रहा है, बम गिरा रहा है इंडिया में, इंडिया वहाँ से ड्रोन जा रहा है, पाकिस्तान में गिरा रहा है। सब तैयारी पहले से करके रखी थी उन्होंने। वॉर की तैयारी नहीं की थी, बट नैरेटिव वॉर तो उनका बहुत ज़बरदस्त था। इस बार भी हुआ ना, सिंदूर के बाद जब हुआ तो हमने इतने गिराए थे, हमने ये किया था, फोकस ये शिफ्ट हो गया। उससे कम से कम ये हुआ कि जो पाकिस्तान की आवाम है, हाँ, वो खुश थी, बिल्कुल, कि चलो जी, हाँ, हमने राफेल गिरा दिया, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। वो तो हुआ था। इंटरनेशनल मीडिया में भी मतलब मैं उसको क्रिटिसिज्म भी मानूंगा हम लोग का। हम लोग नैरेटिव वॉर में थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस उस पर चला गया कि हमारा राफेल गिरा कि नहीं गिरा। हाँ, एग्जैक्टली। जबकि वो बहुत छोटा सा पार्ट था उस चीज़ का। अरे छोटा पार्ट क्या, मैं तो ये भी कह रहा था कि हम खाते पीते देश हैं, गिर गया, हमारे कातगिरी गिर गया, लेते इसलिए हम तो भाई हमें जो करना था हम वो करके आ गए। उसमें अगर एक क्या, अगर 2 भी गिर जाए, 4 भी गिर जाए, हम फिर ले लेंगे। 40 है हमारे पास, हम अफोर्ड कर सकते हैं भाई। और वॉर में तो गिरेगा ही ना, ऑब्वियसली। ये किसने कहा कि जहाज नहीं गिर सकता है? गिर सकता है, पर हमें जो करना था हमने वो किया। हम इससे ज्यादा नुकसान झेल के अगली बार फिर करेंगे। मुझे समझ नहीं आया कोई खुल के क्यों नहीं कह रहा था। बहुत उस पर क्रिटिसिज्म हुआ है, और पर हमने सीखा होगा, सीखा है, उस पर चेंज हो रहा है, हुई होगी। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि पाकिस्तान में लश्कर तौयबा है, झांगवी है, ये है, वो है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है, कश्मीर में आते हैं, बाकी हिंदुस्तान में भी जगह जगह ब्लास्ट करते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है, क्योंकि 90 के बाद की पीढ़ी जो है, कि खालिस्तानी आतंकवादी भी एक बहुत बड़ा ख़तरा रहे हैं। बिल्कुल। और उनको कनाडा के बारे में तो अब खबर आती है, लेकिन पहले पनाह पाकिस्तान में मिली। बिल्कुल। 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि कैसे खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का एक प्लान बना, निखिल यादव का नाम आया। और मैं चाहूँगा पूरा मामला समझाएं
क्योंकि आपने निखिल गुप्ता से अच्छा सॉरी, निखिल गुप्ता, आपने निखिल गुप्ता से खुद बात की थी जी। और मेरा ख्याल है कि भारतीय एजेंसियों को एक बार फिर काफ़ी मुश्किलें पेश आई उनसे संपर्क करने में। देखिए, निखिल गुप्ता को एजेंसी ने उससे बात करने का ट्राई किया कि नहीं किया मुझे नहीं आइडिया, बट कॉन्सुलर एक्सेस एक बार उनको मिला है। हाँ मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगा था, उनको दे दिया गया था, एक ही बार मिला है शायद। हुआ क्या था एक्चुअली? देखिए, उसमें 3-4 थ्योरी चलती है कि क्या हुआ था उसमें। एक ये थ्योरी होती है कि रॉ का सैंक्शनड ऑपरेशन था। एक तो पन्नू कौन है, पहले ढंग से मुझे गुरपतवंत सिंह पन्नून है, सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रहते हैं न्यूयॉर्क में। घर वर का एड्रेस सबको पता है, वो छुपाते भी नहीं है। ओके। एंड इट्स अ वेरी फ्रिंज मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई ग्राउंड पे कुछ नहीं है, बट मीडिया में आके वो एक नाम बन गया है। और बहुत सारे हमारे एजेंसी के लोग उसको भी लेके काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि मीडिया को उसको उठाती क्यों है, वो उसका ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट आप लोग इतना लिखते हैं उसके बारे में कि वो एक बड़ा आदमी अपने लेवल पे हो गया है, उसका कोई फॉलोइंग नहीं है ना कनाडा में ना यूएसए में। तो उसने सिख फॉर जस्टिस बनाया करके, और पहले आपको याद होगा रेफरेंडम कराता रहता था, वो फॉर्म बांटता था कि, और उसके बाद वो उसने वेबसाइट बनाई थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में बैन कराई, जो पाकिस्तान से चलती थी कि हमें खालिस्तान चाहिए ये वो करके। उसको मारने को लेके एक जैसा एलिगेशन है, जैसा यूएस कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हुए उसका ये लेके था कि इंडियन एजेंसीज ने एक प्लॉट बनाया उसको मारने को लेके। उन्होंने फिर एक इंडियन बिजनेसमैन है, दिल्ली में ही रहते हैं, निखिल गुप्ता, उसको उसका ठेका दिया कि आप ढूंढ के लाओ शूटर्स को। और निखिल गुप्ता के हैंडलर थे विकास यादव, जो कि सीआरपीएफ में थे इनिशियली। फिर उनका रॉ में डेप्यूटेशन हुआ, विच इज़ अ फैक्ट, विच इज़ कन्विंस, विच इज़ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको माना है कि विकास यादव वाज अ पार्ट ऑफ रॉ। और उनको निकाल दिया गया सर्विस से। अब वो तो किसी दूसरे केस में अब जेल में भी हैं शायद, अब ये बेल मिल गई है। तो विकास यादव ने निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया, निखिल गुप्ता ने 2 लोग को रिक्रूट किया जो डीईए के निकल गए अमेरिका में। हाँ, अमेरिका के, और वो डीईए के थे। और जब सीआईए को लगा कि इसको अब अरेस्ट करना है, तो उन्होंने उसको प्राग से, चेक रिपब्लिक से अरेस्ट करवा दिया। और 4 साल से वो हैं, वहीं पे हैं। 6 जून को उनका वो है डेट है। उन्होंने अपनी गलती मान ली, नहीं केस खत्म हो गया है। उन्होंने अपनी मान लिया उन्होंने कि मैं इस सब में ऑपरेशन में था, जो जो आप मेरे से बोल रहे हैं मैंने सब किया है। गिल्टी प्ली ले लिए बेसिकली उन्होंने। तो अब 6 जून को डिसाइड होगा कि कितने साल की उनको सज़ा मिलती है। आपकी बात हुई थी उनसे? मेरी बात हुई है, 3 बार बात हुई है। एक बार इंटरव्यू के लिए बात हुई है, और 2 बार बात हुई थी। उनकी एक बार पिटाई कर दी थी वहाँ के किसी इनमेट ने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि ऐसा है, तो मैं स्टोरी करने के पर्पज़ से फिर उन पर स्टोरी की थी मैंने। वहाँ उनके जो जेल के इनमेट्स वो हैं ऑफिसर, उनसे बात की थी मैंने। तो 2 बार बात हुई है मेरी। और उन्होंने इनिशियली तो वही कहा था, तो इसलिए मैं बहुत सरप्राइज़ था जब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कह दिया कि मैं गिल्ट सब मान रहा हूँ जो भी है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा गलत नाम फंसाया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। तो इट्स अ वेरी आपसे भी उन्होंने यही कहा? मेरे से ही कहा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ही कहा। उनके जो क्लोज रिसोर्स फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे मैं अभी भी टच में हूँ। वो अभी भी यही कहते हैं कि वो आप कहते हो कि आपके निखिल गुप्ता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्होंने कैसे मान लिया गिल्टी प्ली? तो उनका जवाब ये आता है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको कोई सपोर्ट मिली नहीं, क्या करें, वो 40 साल जेल में रह नहीं सकते हैं, तो अपनी गलती मान लेंगे तो शायद 20 साल में छूट जाएंगे जेल से। ये है उनका लॉजिक। हाँ, तो कब तक लड़े कोई? उनका ये कहना है 4 साल से हम लोग हैं, कोई हमें पूछ। तो अगेन फिर मेरा वही सवाल है ना जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अब वहाँ पर हमारा एक नागरिक बंद है, आरोप लगे, ठीक है चलिए लगे, वो अपनी कोर्ट में मामला चला रहे हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। यही मामला पाकिस्तान में चल रहा था सरबजीत के केस में जी। तो ठीक है, बहुत लोग ये रिस्क नहीं लेते पूछने का, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन कि हमें गर्व है जो हम कर रहे हैं उस पर, और कई बार पता भी नहीं चलता हम क्या क्या कर गुजरे। एजेंसियां इतना काम करती हैं, बजट है, करती ही होंगी, तभी ये मुल्क इतना सुरक्षित है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी भी तो कोई कमी होगी ना जिस पर हमें काम करना बाकी होगा। क्या वो ये नहीं है कि हमारे जो लोग दूसरे मुल्कों में बंद हो जाते हैं, चाहे उन पर कुछ भी आरोप लगा हो, जासूसी का या कुछ भी, हम उन तक पहुंच नहीं पाते, हम तक बात नहीं कर पाते। दूसरी तरफ रेमन डेविस केस होते हैं पाकिस्तान वाला कि खुलेआम कोई गोली मार देता है और उसके बाद वो जेल में भी बंद है, अमेरिकी नागरिक है, और राष्ट्रपति से मिलने जॉन कैरी पहुंच जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उन्हें और राष्ट्रपति रास्ता निकालते हैं जरदारी कि किस तरह रेमन डेविस को जेल से निकाल के सुरक्षित अमेरिका पहुंचाया जाए।
हमारे यहाँ भी तो अरेस्ट किया है ना अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, 6 यूक्रेनियन और जी। एक यूएसए को। जी। अब देखिए वो छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं, क्योंकि उन पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा डिटेल बाहर डाल दिया है, तो अब उस पर बैक स्टेप करना बड़ा दिक्कत होगा। जैसे पहले याद है कि इटली के 2 नाविक पकड़े गए थे। बिल्कुल। अभी साउथ में मुझे अभी भी याद है कि एक रशियन व्यक्ति मारा गया था होटल में, जिसके बारे में कहा गया कि ये पुतिन से संतुष्ट था, तो शायद केजीबी ने या किसी ने ऑपरेशन चला के मारा है। पर हम क्या करते हैं उसमें? देखिए इसमें आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप अपने आप को, अगर मानिए आप रॉ के चीफ है, आप अपने आप को वहाँ रख के देखिए कि आपका आदमी नॉट आपका एम्प्लॉई, बट आपने किसी से कहा इनडायरेक्टली, वो आपकी काम करते करते पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया। अब आप उसको छुड़वाने जाएंगे तो आप इनविजिबल तो है नहीं कि आप जाके चुपके से छुड़ा के ले आएंगे, प्रोसेस होता है, आप उससे एप्लीकेशन डालेंगे मुझे मिलना है, आप बात करेंगे, उससे पूरी रिकॉर्ड होता है हर चीज़। तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि आप भी वही काम करते हैं जो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। आईएसआई को आप ब्लेम करते हैं कि वो यहाँ पे ब्लास्ट करवाती है, यहाँ पे शूट आउट करवाती है, आप भी वही करवा रहे हैं। क्योंकि हम लोग का अभी तक वो पब्लिकली हम लोग ने बोला नहीं है कि हम ऐसी चीज़ करते हैं, हम लोग का स्टेटमेंट नहीं है वो, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था पॉडकास्ट की शुरुआत बिल्कुल में, कि ओन करने में ये प्रॉब्लम है। ओन करने में ये प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप ओन कर रहे हैं तो फिर आपको ओन करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप ऐसे आदमी को अगर आप ओन नहीं करेंगे तो आप फिर कहीं से कहीं 1% का चांस आप दे देते हैं कि आप इनफॉर्मली इसको छुड़वा लीजिए, एक रह जाता है वो चांस। क्योंकि आप सामने वाले पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस एग्जांपल में आप एक रास्ता दे रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा आदमी था, तो हम लोग एक ऑप्शन छोड़ देते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा पब्लिकली कि हमारा आदमी है, तो आप सामने वाले देश को भी आप फेस सेविंग जेस्चर नहीं दे रहे हैं। यस। बट आप नहीं मानते हैं कि हमारा नहीं है, तो आप हो सकता है 2 साल 3 साल बाद आप उससे बोले यार छोड़ दो यार, हो गया, तो हम ये कुछ कर देते तुम्हारे लिए, तुम हमारे आदमी को छोड़ दो। हम भी आपके लिए कुछ कर देंगे। और ऐसा होता होगा बिल्कुल। 100-150 लोग इंडिया पाकिस्तान में एक्सचेंज होता ही है ना प्रिजनर्स का। ओके। एक इंसिडेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल बोलना ठीक नहीं रहेगा। 2014 के बिफोर की बात। सब समझदार हैं। हाँ। अगर आप डिटेल नहीं भी देंगे वो समझ जाएंगे, वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये ज़रूरी था कि नहीं दी जाए। बिल्कुल। बाकी आप सुना दीजिए कहानी। 2014 के पहले का था कि कुछ टेररिस्ट अरेस्ट हुए थे और उनको छोड़ दिया गया हमारे यहाँ से, फिर पाकिस्तान ले जाया गया। उसका रीज़न क्या था वो मेरे को नहीं पता, बट ये होता है। लेकिन डेफिनेटली हमें भी उसका कुछ फ़ायदा मिला होगा। मैं ये मान सकता हूँ कि तभी आपने छोड़ा, और वो इस तरीके से छोड़ा जाते हैं कि मीडिया में भी नहीं आता है। हाँ, ऑफ कोर्स। आप अरेस्ट करके रख लेते हैं उसका, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ा गया था, उसमें बहुत रिजेंटमेंट हुआ था उस समय एजेंसीज़ में कि आप क्यों छोड़ रहे हो। बट ऑब्वियसली देन जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो हमारे सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो टॉप पे रहती है, तो उनका डिसीजन फाइनल होता है। तो होता है, और हमारी एजेंसीज भी करती रहती हैं ये सब चीज़ें। पर अब ऑब्वियसली हम और आप तो कोई नहीं है तय करने वाले भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मगर एक आम नागरिक के नाते जिसे जब बहादुरी भरा कोई काम पता चलता है एजेंसी का, उसे गर्व होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जब फेलियर होता है तो दुख और गुस्सा दोनों होता है। ऐसे इंसान होने के नाते, नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ कि कई बार जब एजेंसियाँ ओन करती होंगी कि ये हुआ, हमने किया, तो उनके लिए काम करने वाले लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता होगा कि अगर कल परसों हम फंस गए, जैसे मोसाद के लोगों को आता होगा, तो भाई हमारे यहाँ तो बदला लिया जाएगा, हमें बचाया जाएगा। और जब आप ओन नहीं करते हो लंबे टाइम तक, तो पता होता है कि हम ये काम कर तो रहे हैं पर अपने रिस्क पे कर रहे हैं, हमें ना कोई बचाएगा, मजबूरी रहती है इसलिए आप करो, कोई ना कोई मजबूरी। कितनी मुश्किल, कितना बहादुरी भरा काम है कि आप सारे संबंध तार तोड़ के निकल जाते हो अकेले। बहुत डिफिकल्ट काम है ये। देखिए जैसे IAS IPS तो करते हैं अपना, वो बताते हैं कि मैं IAS हूँ, 4 गाड़ी चलती है, 50 गनमैन चलता है। नक्सल एरिया में भी अगर IPS काम कर रहा है, आगे से लीड कर रहा है, उसके पास तो सब चीज़ है। सही बात। बट हमारे यहाँ अगर इंटेलिजेंस वाले, तो उनके पास कुछ नहीं है, ना फैमिली को बता सकते हैं, ना फ्रेंड्स को बता सकते हैं। और ये एजेंसी के लिए मुश्किल होता होगा ना कि अपने ही एक हिस्से को जब वो गिरफ्तार होते देखते होंगे या टॉर्चर होते देखते होंगे, तो उनका ही अपना आदमी जिससे वो कितना शायद मिले हों, ट्रेनिंग दी हो, और हो सकता है भावनात्मक संबंध भी हो जाता है। बाकी एजेंसी का पार्ट तो है ही, तो कितनी नाराजगी, कितना गुस्सा, कितना दुख होता होगा कि क्या करें, कैसे करें। होता ही है, ये होता है। और बट इसका ये भी एक दूसरा पार्ट है कि प्रोफेशनल होते हैं ये लोग काफ़ी, वो बहुत जल्दी डिटैच कर देते हैं
उनको इतना वो नहीं लगता जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कि मैंने वो पार्ट नहीं देखा हो अभी तक, बट प्रोफेशनल होते हैं वो काफ़ी, उनको बहुत टाइम नहीं लगता डिटैच करने में, ख़त्म करने में अपना रिलेशन, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है वो। नहीं, बहुत साल पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, और अगर मैं ठीक हूँ तो शायद इंडिया टुडे ग्रुप में ही छपी थी, वो इंडिया टुडे मैगजीन में। उसमें ये था कि वो जासूस जो देश के लिए काम करते हैं और जब लौट आते हैं किसी तरह से, तो उनका कोई भविष्य खास रह नहीं जाता, और ये उन्हें पता होता है कि जब वो लौटेंगे तो अब वो शायद सामान्य जीवन भी नहीं बिता पाए। एक तो जाते हुए नहीं पता होता वापस लौटेंगे, और लौटने के बाद उन्हें नहीं मालूम है अब वो क्या करें, और वो किसी को कह भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को मुआवजा, पैसा, रुपया, जो तंत्र संबंधी समस्याएं हैं, तो आज जब लोग धुरंधर देख रहे हैं तो उस पर बहस अलग है कि वो सही है नहीं है, लेकिन अंदर से एक ये बात तो उठनी ही चाहिए कि जो मुल्क के लिए ऐसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, अगर वो लौट आए या वो नहीं भी लौटे, तो उनके परिजनों के लिए हमें कुछ सिस्टम में ऐसा करना चाहिए कि उन्हें वो सपोर्ट मिले, कि उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि भाई हम आगे भी करेंगे। देखिए, जो आपके ऑन रोल एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलता है कमेंडेशन, मिलता है, सब चीज़ मिलता है। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाला आप कॉन्ट्रैक्ट वाला ही समझ लीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आप उस आदमी के, लोकल आदमी को, वहाँ का पाकिस्तान का, उसको आप पैसा ही दे सकते हैं, आप उसको सिटीजनशिप दे नहीं सकते, ना देना चाहिए मेरे हिसाब से, वो अलग कहानी है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 99 मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारे यहाँ से कोई नहीं जाता है करने ऑपरेशन, किसी भी एजेंसी का यही हाल है, वो अपना आदमी यहाँ नहीं भेजता है ऑपरेशन करने के लिए, यहीं से रिक्रूट करता है सबको। चाइनीज़ आप सोच लीजिए, चाइनीज़ एजेंट आके, उनका एमएसएस एजेंसी है, वो दिल्ली में आके ऑपरेशन करेगा, वो पहचाने आ जाएगी कि चाइनीज़ आदमी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप कहाँ से उसमें घूमोगे फिर, है ना। पाकिस्तान, चलिए इंडिया वाला पाकिस्तान, चाइना की वजह से आपने बात की, बहुत कम बात होती है उसके बारे में भी। चाइना, मतलब ये तो हम सुनते हैं सॉफ्टवेयर में कर दिया, फ़ोन में कर दिया, लेकिन चाइना अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। चाइना, क्योंकि वो उसके साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि मैंने फेशियल फीचर वाला बताया कि वो नहीं कर सकता। यहाँ पे आके ना बड़ा पता चल जाएगा, स्टार्कली पता चल जाएगा कि बाहर का है, तो आप घुल मिल नहीं सकते। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब तो आपस में कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन चाइना का थोड़ा मुश्किल है। तो चाइना अपने लेवल पे करता है, जैसा आपने बताया, टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्पाइंग करवाता है वो, आपका मोबाइल फ़ोन पे हो गया, लिंक्डइन के थ्रू उसने बीच में कोविड जब आया था उससे लेके 2 साल तक उसने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। लिंक्डइन में लोगों को रिक्रूट किया था उसने। कैसे रिक्रूट किया था कि बहुत अच्छा प्रोफाइल, एक ऑथेंटिक प्रोफाइल आपको टच करेगा और आपसे बोलेगा कि मैंने आपका काम देखा है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए, एक जर्नल है या फिर मेरा वेबसाइट है, प्रॉपर जर्नल रहेगा, प्रॉपर वेबसाइट रहेगी, आप लिखिए। और आपको, मेरे को भी अप्रोच किया था, इसलिए मैं अपना इंसिडेंस बता रहा हूँ, और बाकी लोग ने भी मुझे बताया, मैंने स्टोरी की थी इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर रिसर्च किया। बाद में फिर $1000 देगा, 3-4 बार आपको $1000 देगा, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको बोलेगा कि हमें ब्रह्मोस पे आर्टिकल चाहिए। ओह, ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है, ब्रह्मोस पे मैं लिखता हूँ। तो आप ब्रह्मोस पे अपना पहला ड्राफ्ट भेजिएगा जो पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है, वहाँ से उठा के गूगल करके किया तो वो बोलेगा कि नहीं ये सब तो अवेलेबल, थोड़ा सा अच्छा चाहिए इस बार, वो आपको 10,000 कर देगा। फिर क्योंकि आप उस फील्ड में रहे हो तो आप सोचोगे यार $10,000 मिल रहा है, यार क्या करना है, किसी से फ़ोन कर लेता हूँ, DRDO में किसी साइंटिस्ट से या किसी मिलिट्री कमांडर से पूछ लेता हूँ। तो आप लिख दोगे और आपने डाल दिया, आपने भेज दिया, $10,000 आ गए। फिर आपको वो इनडायरेक्टली खुद बता देते हैं। ये चीज़ लोगों को रियलाइज़ होना चाहिए कि वो जो आप कंटेंट देते जा रहे हो ना इनिशियली, वो आपके अगेंस्ट में ही काम होती है। फिर वो आपको बता देंगे। मुझे अभी आपकी इस बात से ये भी याद आया, अब पिछले कुछ दिनों में कुछ चाइनीज़ कंपनियां बंद हुई हिंदुस्तान से, उनमें इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो अब मैं भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारा एक मित्र था, कई थे वैसे, तो उनसे मेरी बात हुई अभी कुछ दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था, इतना अच्छा वर्क कल्चर था, इतने अच्छे होते हैं चाइनीज़ जब वो यहाँ काम करते हैं, अपना नाम कुछ हिंदुस्तानी रख लेते हैं, बिल्कुल, और बड़े अच्छे से बात करते हैं, ये सब कुछ है। बात करते करते लेकिन उसे ध्यान आया कि हम जब वहाँ काम कर रहे थे तो मुझे अब याद आ रहा है कि एक लेवल से ऊपर के सारे लोग चाइनीज़ थे और डेटा एक्सेस नहीं था हम लोगों को। उसने खुद ये बात कही कि अब मुझे याद आ रहा है कि हम जो कुछ करते थे, मैनेजर भी हम लोग थे, सब थे, लेकिन हाँ एक हद से ऊपर वो सिर्फ चाइनीज़ लोग आपस में डेटा एक्सेस करते थे, पासवर्ड किसी के पास थे नहीं। और
फिर अब हमारे ध्यान में यह आता है जब सरकार ने उनके ऑपरेशन यहाँ बंद किए, तो कौन जानता है जो आप कह रहे हो वैसी ही मिलती जुलती कहानी हो। बिल्कुल, काफ़ी मतलब एजेंसियां हमसे आगे ही सोचती हैं, बिल्कुल, उनकी भी हमारी भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस लेवल पे बहुत उन्होंने काम किया, बहुत। फिर धीरे धीरे वो पब्लिक डोमेन में आने लगा कि लिंक्डइन से रिक्रूट कर रही है चाइना, तो फिर उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिया। अभी खबर आई कि कुछ सीसीटीवी कैमरा वगैरह सीसीटीवी कंपनियों पर भी नजर है अब कि वो चाइनीज कंपनियां हैं, वो आपसे इंटेलिजेंस आप जब ले लेती हैं सूचनाएं, आपको पता भी नहीं चलता। वो तो चल रहा है, बहुत चलता है। फोन पे तो है ही, मोबाइल फोन्स पे एग्जैक्टली, कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को नोटिस जाते हैं कि भाई इन कंपनियों का फोन तो बिल्कुल मत लेना, इनका मैं पता है। उसमें बहुत आगे हैं वो, जैसे क्योंकि फिजिकल वो नहीं कर सकते स्पाइंग हम लोग पे, बट वो इस लेवल पे स्पाइंग कर सकते हैं। कई बार तो शायद सरकारें खुलकर ये कह भी नहीं सकती सभी लोगों को कि भाई आप पर्टिकुलर कंपनी चाइनीज़ है, इसका फ़ोन लो ही मत, क्योंकि फिर उससे जो इतने सारे समझौते हैं व्यापार के, राइट, तो उन्हें भी ये मालूम है कि वो इसकी आड़ में छिप के बहुत कुछ कर सकते हैं, और सरकारों को शायद ये कहने में संकोच होता भी होगा, और जब तक वो उस पर आएंगे सब कुछ ठीक करके तब तक बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो जाता है। बट अब इस पर एक्शन लिया हुआ है उन्होंने, गवर्नमेंट ने। अब जो भी सीसीटीवी बनेंगे इंडिया में, उस पर आएंगे, उस पर पर्टिकुलर कंपोनेंट वो चेक करेंगे, वो चाइनीज़ तो है नहीं। चाइना ने बहुत बदमाशी की थी, आपको याद होगा, गलवान के समय उन्होंने बोल के अटैक किया था हमारे पावर सेंटर्स पे। मुंबई में लाइट चली गई थी, आपको याद होगा, और उन्होंने एविडेंस छोड़ दिया था, बता दिया था जो चाइनीज़ हैकर्स थे कि हमने किया ये। और खैर, जबकि मीडिया में स्टोरी आ चुकी थी 6 महीना पहले कि इतना हम लोग का वल्नरेबल है पावर स्ट्रक्चर कि चाइनीज़ अटैक करेंगे, और चाइनीज़ ने अटैक किया। फिर भी हमारी जो एजेंसीज, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉट दी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको पावर एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इसका कोई फोकस नहीं किया उसको, जबकि उनको 6 महीना पहले पता था। जबकि बैंकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। ग्रिड फेल हो जाए, अंधेरा छा गया, तो आपको कोई मिसाइल मारने की जरूरत थोड़ी है, पब्लिक ऐसी परेशान घूमेगी, अपनी सरकारों को दोष देगी, सड़कों पे उतर आ सकती है, आपको नहीं पता है कि क्या हो जाए। बिल्कुल, सिविल डिस्टर्बेंस हो जाएगा ना। आपने एक मिसाइल तक नहीं मारा, आपने बस पावर सेंटर हैक कर दिया। पॉडकास्ट के आखिर में निज्जर का मामला भी हुआ है जी, उस पर आपकी नज़र थी, उसमें क्या हुआ? निज्जर में उन्होंने, कैनेडियन एजेंसीज ने 4 लोग को अरेस्ट किया है, और उस पर उनका हियरिंग है अगस्त में। 4 इंडियन लोग हैं, स्टूडेंट्स थे वो। उस पर भी काफ़ी ब्लेम हुआ इंडिया पे कि निज्जर ने करवा, पन्नू निज्जर सब एक ही टाइप के थे, उनको सब इंडियन एजेंसीज मरवा रही थी। और अब वो रिजॉल्व हो गया एक तरीके से। कनाडा ने मान लिया है कि हमने नहीं कराया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नहीं करवा रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने माना है ऑफिशियली। अब देखिए क्या बोलते हैं। तो केस चल रहा है वो, एंड ही वाज अ क्रिमिनल, ही वाज, उसका फोटो वीडियोस बाद में पब्लिक डोमेन में भी आ गया था। वो ट्रेनिंग करता था जाके पाकिस्तान में। हाँ, ही वाज अ पार्ट ऑफ लश्कर एट दैट पॉइंट। उसका सब फोटो वीडियो सब ऑनलाइन आ गया था। जो बोल रहे थे उस समय जो गवर्नमेंट थी, तो बड़ा जस्टिन ट्रूडो की, एग्जैक्टली निर्दोष था। हाँ, वो बाद में आ गया। सामान्य नागरिक है हमारा, बड़ा सम्माननीय है। देखिए, सब एजेंसीज के पास सब चीज़ रहता है। अब उनको बस ये है कि रिवील करना है या नहीं करना, और रिवील करना है तो कब करना है। बहुत सारा रीज़न होता है, वो रिवील नहीं करते हैं। अब उनका अपना रीज़न रहता है, जो आपने कहा डिप्लोमेटिक रीज़न रहता है कि इस लेवल पे बात ना बिगाड़ दीजिए कि आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो जाए। तो चलता रहता है। जैसा कनाडा ने किया, कनाडा ने हम लोग के एम्बेसडर की बात सुनी जो कि जिनेवा प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल अगेंस्ट में है। इसलिए उनको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली जो उन्होंने यूज़ किया, बट वो उसको पब्लिकली नहीं ला सकते इलीगली, क्योंकि इलीगल थी वो। आप एम्बेसडर की बात, आप फ़ोन हैक नहीं कर सकते हो, जो कि उन्होंने किया था। कन्वर्सेशन को हैक किया था उन्होंने। ये है। तो 2 दुनिया हैं जो एग्जिस्ट करती हैं साथ साथ। एक दुनिया जो है काफ़ी खुली दुनिया है, जिसमें जो कुछ हो रहा है वो दिख रहा है, और एक वो दुनिया है जिसमें जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका असर इस दुनिया पर भी बराबर है, और जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। राइट। कभी कभी फिल्म बनती हैं, किताबें आती हैं फिक्शन कैटेगरी में, उसमें थोड़ा बहुत झलकियाँ आ गई तो आ गई, और उसमें कुछ अतिशयोक्ति भी होती ही होंगी जो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है। राइट। पर आपका कहना है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा और बताना चाहिए। बाय द वे, मोसाद पर CIA पे जो किताबें आती हैं, मेरे पास इतनी हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, कितने सारे पूर्व कर्मचारी ही होते हैं जो लिख रहे होते हैं, वो वेटिंग वगैरह हो जाती है और आ जाती है। वो पॉलिसी डिसीजन इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे हमारे यहाँ लिखने वाले बैठे नहीं है, एजेंसीज के रिटायर्ड फॉर्मर। नहीं, दुलत साहब ने लिखी हैं कई, बहुत सारी किताबें, बड़ी अच्छी किताब है। ऑपरेशन के बारे में आप लिखिए, और बहुत अच्छे ऑपरेशन है। वही मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, ना राइट है कि मैं उसको डिटेल में डाल सकूँ, बट बहुत अच्छे ऑपरेशन हैं।
तो जो थोड़ा पुराने हो गए, जैसे एक नियम भी है भाई, अमेरिका में भी है 25 साल 30 साल जिसका कोई असर नहीं होने वाला। मान लीजिए श्रीलंका में कुछ किया हो हमने, बहुत वहाँ सारी सब शांत है, बहुत सारी चीज़ की थी तो हमने, बताना चाहिए। बताना चाहिए। और ऐसे जनता में कॉन्फिडेंस आएगा बिल्कुल। आपको, आप सरकार को लेके, इंस्टीट्यूशंस को लेके। अरे अल्टीमेटली आप जनता के लिए कर रहे हो भाई, बिल्कुल, जनता के पैसे से ही कर रहे हो। एग्जैक्टली। और अब जब इतने दिन हो गए, जब अब कुछ नहीं बचा उसमें, बिल्कुल, तो अब बताओ। खैर लोग कहेंगे भाई तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कहानी सुनानी है, तुम तो चाहोगे ही लेकिन ऑब्वियसली हम भी ऐसी ही कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका कोई नकारात्मक असर अब चल रहे ऑपरेशंस पर या हमारी एजेंसियों पर ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली भाई बाकी दुनिया में भी होता है। MI6 भी अपनी कहानी सुनाती है, स्कॉटलैंड यार्ड के कितने सारे केसेस सामने अब आते हैं कि हमने ये किया। वो तो मूवीज भी फंड करते हैं। हाँ, अपने बारे में मूवीज अभी से नहीं, बहुत टाइम से फंड कर रही है। तो इतना एजेंडा चलाते भी नहीं अभी। हाँ, बिल्कुल। अगर आप, वही मैंने आपसे कहा कि अगर धुरंधर हम लोग की मूवी, मानिए रॉ ने किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको फंड किया, तो अच्छी चीज़ है। कुछ तो बाहर आ रहा है ना कि काम कैसे होता है विदाउट क्लेमिंग। चलिए उसमें तो दिखा भी रहा है कि NSA इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट चलिए कुछ तो आ रहा है बाहर, आना चाहिए बाहर। ऐसे हम नैरेटिव वॉर में कमज़ोर हैं, कुछ तो करें। बिल्कुल। और इससे शायद ये भी होता है जो हम अभी बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस यहाँ तो बढ़ेगा ही, वहाँ जो पाकिस्तान में है, जो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं लियारी से वगैरह वगैरह, तो उनमें कुछ लोग इस बात मानते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ हत्याएँ भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, तो अगर ये फिल्म आई है तो हो सकता है इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो। तो वो जो एक आंख बंद करके भरोसा है ना कि ISI इंटैक्ट है और आर्मी सब बचा लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, सबको सब जगह भेजा जा सकता है। बिल्कुल। और ISI का, जैसे मैंने कहा, जब वो इनका अननोन मैन वाला स्टार्ट हुआ पूरा, तो ISI पे बहुत प्रेशर आया लश्कर वालों का, हिजबुल मुजाहिदीन का, कि हम आपके लिए काम करते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप हमको बचा ही नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने कहा आप अंडरग्राउंड हो जाओ, हम लोग टाइम इसमें लगेगा पता करने में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी इस ऑपरेशन के बाद भी बात आई थी, मैं पढ़ रहा था, बड़ा अच्छे रिसोर्स से पढ़ रहा था ये बात, कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ तो ISI और इन टेररिस्ट आउटफिट्स के बीच में एक संघर्ष हुआ है जिसमें उन्होंने बात बोली है कि हम अब तक सेवा करते रहे आपकी, और इंडिया सीधा बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, और आप कुछ नहीं कर पाए। आपको पहले से ना पता था ना आपने हमें, मतलब चलिए हम भी बच गए तो हमारे घर वाले मारे गए, 12 मसूद अजहर के फैमिली वाले मारे गए। तो उनके बीच में इस बात को लेकर अभी काफ़ी तनातनी रही, तो उन्होंने कहा कि फिर हमें जो करना होगा हम खुद कर लेंगे, फिर आपकी ज़रूरत क्यों है हमें। परवेज मुशर्रफ के समय यही तो हुआ था कि जो एजेंसीज और इनके बीच में तालमेल बिगड़ गया था, तो वो इन्हीं को मारती थी फिर पकड़ के। अब आप सांप पालिएगा तो दुनिया कहती है ना कि आप सांप पालिएगा तो सांप तो काटेगा ही आपको। एग्जैक्टली। बहुत आनंद आया अभिनंदन जी, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है जितना आपने बताया उससे ज़्यादा आपके पास है। किसी और पॉडकास्ट में फिर बैठेंगे और तब बात करेंगे, और आई होप यही मज़ा आप सबको आया होगा और इतने धैर्य से आपने सुना। बहुत सारी बातें जो ऐसे पत्रकारों के पास होती हैं वो बचा के रखते हैं, कभी अपनी किताब में लिखेंगे, रिपोर्ट्स में लिखेंगे, कभी किसी पॉडकास्ट में आएंगे तो बताएंगे, अब बाकी कुछ मजबूरियाँ हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ाकू नितिन माने का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। कमेंट बॉक्स खुला है, जी भर के लिखिए जो लिखना है।